हेलो बच्चों, मेरा नाम है अभिनव जैन और आज हम एक फिजिक्स का टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं सीयूईटी पेपर का। चलो स्टार्ट करते हैं। 50 सवालों की डिस्कशन, 50 क्वेश्चंस, सिलेबस ऑफ क्लास 12th। देखो पहला क्वेश्चन देखो, फॉर डिस्टेंस फार अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद चेंज इन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमें सोचना है और विद चेंज इन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। तो भाई मान लो ये डाइपोल है अपना, जिसका डाइपोल मोमेंट P है। तो डाइपोल मोमेंट P के फॉर्मूले क्या होते हैं बच्चों? यहां से अगर हम इसी डाइपोल की एक्सिस के अलोंग r डिस्टेंस जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अलोंग दी एक्सिस होता है, पहली बात। दूसरी बात, मैग्नीट्यूड होता है उसका 2kp अपॉन r क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, है ना। दिस इज कॉल्ड, दिस डॉटेड लाइन इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ डाइपोल। और दूसरा, जो डाइपोल को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने वाली जो एक्सिस है, दैट इज कॉल्ड एज इक्वेटर। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस डाइपोल, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटर। इक्वेटर के किसी पॉइंट पे, मान लो यहां कोई पॉइंट है जिसका डिस्टेंस लेट्स से y है डाइपोल से या डाइपोल के सेंटर से, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल होता है। और कितना होता है? फॉर्मूला इज kp अपॉन डिस्टेंस का क्यूब। k अपना वही है वेयर k इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये अपने फॉर्मूले हैं पढ़े हुए, एनसीईआरटी के फॉर्मूले, स्टैंडर्ड फॉर्मूले। अब इस केस में हमें बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वैरी करेगा चेंज इन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल से। तो भाई यहां पे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किस में ज्यादा होगा, एक्सियल पॉइंट पे। ऑप्शंस देखो, एक्सियल पॉइंट पे या इक्वेटोरियल पॉइंट पे, यही हमें कंपेयर करना है। एक्सिस और इक्वेटर के इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ही कंपेयर करना है, तो सिंपली हम बोल सकते हैं भाई एक्सियल पॉइंट पे अगर हम बहुत दूर निकल जाएंगे, अगर r वेरी लार्ज हो जाएगा या ये y वेरी लार्ज हो जाएगा, तो दोनों ही क्वांटिटीज में डिनोमिनेटर में वेरी लार्ज क्वांटिटी आएगी। बट न्यूमरेटर को देखो, न्यूमरेटर में यहां 2 का फैक्टर है, तो हम बोल सकते हैं एक्सियल पॉइंट पे या एक्सिस पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एज कंपेयर टू इक्वेटर। मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा एक्सियल पॉइंट पे, तो हेंस करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। आसान सवाल, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है बच्चों? 2 चार्जेस हैं, एक Q और एक 3Q। डायग्राम थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया, यहां लिख देता हूं। 2 चार्जेस हैं Q और 3Q, जिनके बीच में डिस्टेंस है D। A और B पॉइंट्स पे ये रखे हैं, Q एंड -3Q, सॉरी। Place fixed on x-axis separated by distance d. Where should a third charge 2q be placed such that it will not experience any force? हमें एक ऐसा पॉइंट खोजना है इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर या इसके राइट साइड में भी हो सकता है, इसके लेफ्ट में भी, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो बच्चों। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, जो भी चार्ज हम रखें, चाहे 2q रखें चाहे 5q चार्ज रखें। तो हमें एक ऐसा पॉइंट खोजना है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ऐसे पॉइंट्स को नल पॉइंट भी बोलते हैं। तो यहां पे हम डायग्राम में थोड़ा दोबारा अच्छे से बना देता हूं। ये देखो, यहां Q चार्ज है, यहां से D डिस्टेंस की दूरी पे यहां -3Q चार्ज है। तो भाई सबसे पहले तो ये सोचना है हमें कि कहां पे वो पॉइंट होगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। इनके बीच में हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्सिव राइट साइड है ना, ड्रॉ भी कर दे। बीच के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस 1 नंबर चार्ज की वजह से बीच के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्सिव है E1, और इस 2 नंबर चार्ज की वजह से, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो इसकी वजह से अट्रैक्टिव फील्ड है E2। तो बीच के रीजन में तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, कैसे कैंसिल करेंगे? नेट 0 बनेगा ही नहीं। तो इसके लेफ्ट साइड में अगर हम सोचें तो हम सोच सकते हैं, देखो यहां से किसी भी मान लो x डिस्टेंस पे, डिस्टेंस कहां से पूछा है, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज 2q बी प्लेस्ड सच दैट, चलो q से ही डिस्टेंस मान लेते हैं। यहां से डिस्टेंस x डिस्टेंस पे लेट्स से ये कोई पॉइंट है, इस पे +q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्सिव माने लेफ्ट होगा E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, और -3q की वजह से अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2।
तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये कैंसिल होते हुए नजर आ सकते हैं। दूसरी बात ये भी है, राइट साइड में मैंने क्यों नहीं बनाया पॉइंट, राइट साइड में -3q का जो अट्रैक्टिव फील्ड होगा ना बच्चों, वो बहुत ज्यादा होगा। -3q की वजह से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फील्ड होगा, क्योंकि ये चार्ज बहुत बड़ा चार्ज है, उसके मुकाबले ट्रिपल चार्ज है, और इसके नजदीक के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, क्योंकि डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहीं पे ही बनता है, यहां पे ही कोई ना कोई पक्की बात है, एक नल पॉइंट मिलेगा। अगर ये नल पॉइंट है, अगर ये नल पॉइंट है तो इसका मतलब है E1 और E2 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, जिसका मतलब होगा E1 है KQ बाय डिस्टेंस स्क्वायर, KQ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और E2 है -3q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। -3q से यहां तक का डिस्टेंस बच्चों ये हो जाएगा d प्लस एक्स, है ना, ये d डिस्टेंस प्लस ये x डिस्टेंस। तो -3q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा k इंटू 3q अपॉन d प्लस एक्स का स्क्वायर। सो दिस विल बी अवर इक्वेशन, जिसको सॉल्व करके अपने को x की वैल्यू मिलने वाली है। अब यहां पे माइनस साइन क्यों नहीं लगाया मैंने, बस केवल मैग्नीट्यूड देख रहा हूं। -3q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखा है, क्योंकि डायरेक्शन में ऑलरेडी वहां बना चुका हूं राइट साइड। ठीक है, अगर तुम यहां माइनस लगाना चाहते हो तो इन दोनों की एडिशन को 0 करना पड़ेगा फिर उस केस में। ठीक है, इक्वेशन यही बनेगी। सो यहां पे k और q अपने कटते हुए नजर आ रहे हैं, और यहां से अपना x सॉल्व हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस, उस पॉइंट का d क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, d प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया, d प्लस एक्स इज इक्वल टू √3 टाइम्स एक्स। ये बन रहा है, x वाली टर्म को एक तरफ कर लिया, d इज इक्वल टू √3 माइनस 1 टाइम्स एक्स, जिससे अपना x सॉल्व हो गया, x इज इक्वल टू d अपॉन √3 माइनस 1। अब ऐसी ऑप्शन हमें दिख नहीं रही, कहीं भी √3 की टर्म डिनोमिनेटर में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहां इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करते हैं, ये √3 माइनस 1 दिख रहा है, तो √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, जिससे क्या हुआ, ये नीचे a माइनस बी और a प्लस बी दिखना शुरू हो गए, दैट विल बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज √3 प्लस 1 टाइम्स d अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी का प्रोडक्ट होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहां से हमें दिख रहा है, नीचे डिनोमिनेटर में आ गया 2, डिनोमिनेटर में आ गया 2 और ऊपर है √3 प्लस 1। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी, दिस इज इक्वल टू दिस बी ऑप्शन। आई होप द क्लियर क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन, अ चार्ज q इज प्लेस्ड at each of the opposite corners of a square A. Okay, a charge q is placed at each of the other two corners. All right, if the net electric force on capital Q is 0, then value बतानी है। दो corners पे, opposite corners पे capital Q रखा गया है, दो opposite corners पे small q रखा गया है। opposite माने diagonally opposite, जैसे यहां पे अगर capital Q है, यहां भी capital Q है, यहां स्मॉल q है, तो यहां भी स्मॉल q है। ठीक है, अब बताना है इस पे, किसी एक कैपिटल Q पे बोल रहे हैं नेट फोर्स 0 है। मान लेते हैं ये लेफ्ट वाले कैपिटल Q पे नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 कैसे बनेगा भाई, ये दोनों कैपिटल Q तो डेफिनेटली लाइक चार्जेस हैं भाई, दोनों का नाम ही सेम है कैपिटल Q, तो लाइक चार्जेस हैं, इन दोनों की वजह से तो होगी रिपल्शन, ये ऐसे रिपेल करेगा। इसको मैं मान लो चार्ज नंबर 1 बोल दूं, तो चार्ज नंबर 1 इस कैपिटल Q को इस तरह से रिपेल कर रहा है F1 फोर्स से। अब मुझे इन दोनों की वजह से भी फोर्सेस देखने, अगर मान लो ये कैपिटल Q पॉजिटिव है, लेट्स से अगर कैपिटल Q पॉजिटिव है और ये स्मॉल q भी मान लेते हैं, चलो पॉजिटिव है, मतलब सारे चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, अगर हम ऐसा मानते हैं तो इस स्मॉल q का फोर्स रिपल्सिव लेफ्ट बनेगा कैपिटल Q पे, और इस स्मॉल q का फोर्स रिपल्सिव डाउन बनेगा। भैया वो जो रिजल्टेंट होंगे वो तो 0 बन ही नहीं पाएंगे। सोच के देखो, जैसे इस कैपिटल Q का लेफ्ट रिपल्सिव फोर्स आएगा, इस स्मॉल q का इस कैपिटल Q पे डाउन, क्या इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 बन सकता है? ना भाई ना, क्योंकि इन तीनों, ये सारों का लेफ्ट में और डाउन में कंपोनेंट्स हैं, कैसे कटेंगे, कौन काटेगा, नहीं कट सकते। तो हेंस कहानी क्या बन रही है, पहली बात तो हम
डायग्राम बनाते वक्त ही ये समझ पा रहे हैं कि स्मॉल क्यू चार्ज ये जो है दिस मस्ट बी अनलाइक चार्ज व्हेन कंपेयर्ड विद कैपिटल क्यू। जब इसको कैपिटल क्यू से कंपेयर करेंगे तो स्मॉल क्यू अनलाइक होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये जो रेशो पूछी है दिस रेशो मस्ट बी नेगेटिव, है ना। अगर कैपिटल क्यू पॉजिटिव है तो स्मॉल क्यू नेगेटिव होगा, मतलब बी ऑप्शन तो पक्का नहीं हो सकती, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, अब भाई 3 ऑप्शंस नेगेटिव हैं, उनमें से कौन सी सिलेक्ट करें, उसके लिए हमें सॉल्व करना होगा कुछ भी करके। अब ये अगर अनलाइक चार्ज है तो अगर मान लो इसको 2 नंबर चार्ज कह रहा हूं तो इस 2 नंबर चार्ज की वजह से फोर्स अट्रैक्टिव हो जाएगा, दिस इज F2। और इसको अगर 3 नंबर चार्ज कह रहा हूं तो इसकी वजह से इस पे फोर्स F3 अट्रैक्टिव हो जाएगा। अब मुझे लग रहा है कि हां भाई ये तीनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करके नेट रिजल्टेंट 0 बना सकते हैं। F1 का जो लेफ्ट कंपोनेंट है वो F2 कैंसिल कर देगा, F1 का डाउन कंपोनेंट जो है वो F3 कैंसिल कर देगा। तो वैल्यू सोच लेते हैं, F1 की वैल्यू क्या होगी? F1 की वैल्यू होगी, इन दोनों के बीच का फोर्स था तो K Q1 Q2 मतलब कैपिटल Q का स्क्वायर अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस ये हो जाएगा साइड लेंथ इंटू √2 पाइथागोरस थ्योरम से। L मान लिया साइड लेंथ है तो L √2 डायगोनल की लेंथ, डायगोनल की लेंथ का स्क्वायर ये बन रहा है KQ स्क्वायर अपॉन 2L स्क्वायर। और F2 को अगर देखें तो F2 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इन दोनों के बीच का फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल q, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन साइड लेंथ का स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस साइड लेंथ के बराबर है। ठीक है, अब नाउ टोटल फोर्स टू बी 0, अगर टोटल फोर्स हमें कैपिटल Q पे 0 करना है तो इसका मतलब उस टोटल फोर्स का x कंपोनेंट भी 0 रहेगा। x कौन सा, राइट साइड या लेफ्ट साइड, वो अगर 0 होगा मुझे F3 निकालने की जरूरत नहीं है। y डायरेक्शन में अगर बात करनी है तो F3 के हिसाब से बात कर देंगे। तो यहां पे हम बोल सकते हैं x डायरेक्शन में एक तो F2 है और एक F1 का एक कंपोनेंट है। ये एंगल पक्की बात है 45 डिग्री होगा, है ना। राइट साइड को x एक्सिस मान रहा हूं, ऊपर की तरफ y एक्सिस मान रहा हूं। लेट्स से टोटल फोर्स 0 करना है, x डायरेक्शन में भी होना चाहिए, y में भी होना चाहिए। x में 0 करते ही अपना आंसर निकल जाएगा। ये F2 और ये F1 का cos 45 ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। F1 का जो नेगेटिव कंपोनेंट है F1 cos 45 डिग्री दैट मस्ट बी कैंसिल्ड विद F2 का पॉजिटिव कंपोनेंट जो कि पूरा का पूरा F2 है। F2 प्योरली पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। सो दैट्स इट, यहीं से अपना क्वेश्चन खत्म हो गया। F1 है KQ स्क्वायर अपॉन 2L स्क्वायर, cos 45 है 1/√2 और F2 है KQQ बाय L स्क्वायर, K कैपिटल Q स्मॉल q बाय L स्क्वायर। सो K कैपिटल Q कट गए, L स्क्वायर भी कट गया। यहां से बन रहा है कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q इज इक्वल टू 2√2। ये मैग्नीट्यूड का आंसर है बच्चों। यहां पे मैंने कोई प्लस माइनस साइन यूज नहीं किए, प्लस माइनस की बात हम पहले ही सोच चुके हैं। अनलाइक चार्जेस हैं ये कैपिटल Q और स्मॉल q। सो आंसर वुड बी डी ऑप्शन, 2√2 इज द मैग्नीट्यूड। अनलाइक होने की वजह से एक माइनस साइन और लगा। आई होप क्लियर होगा सभी को। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा है, मतलब अगर ऑप्शन मिलती है हमें एग्जाम में कि भाई कुछ क्वेश्चन छोड़ने हैं तो ये क्वेश्चन छोड़ा जा सकता है वहां पे। आगे बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन देखो, इसमें आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। कुलाम्स लॉ करेक्टली डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रिक फोर्स दैट, कौन सा इलेक्ट्रिक फोर्स कुलाम्स लॉ एक्सप्लेन कर रहा है, उसकी रॉन्ग स्टेटमेंट खोजनी है। यहां पे अब कई बच्चे सिली मिस्टेक करके आए होंगे एग्जाम में, पक्की बात है। करेक्ट स्टेटमेंट ए ऑप्शन देखी, अरे तो करेक्ट लग रही है, यही आंसर है, आगे बढ़ गए होंगे, जबकि रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढनी थी। तो ए ऑप्शन है बाइंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम टू इट्स न्यूक्लियस। हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूमते हैं वो न्यूक्लियस की वजह से लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स ही उनको मदद करता है सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन प्रोवाइड करने में। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, मतलब आंसर नहीं है। बी ऑप्शन
बाइंड्स द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। नहीं बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में चिपक के बैठे हैं, न्यूट्रॉन्स भी साथ में चिपक के बैठे हैं। तो क्यों बैठे हैं? प्रोटॉन प्रोटॉन तो चिपकने ही नहीं चाहिए कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से, क्योंकि रिपल्शन है, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। तो ये किस वजह से आपस में बाइंड होके बैठे होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स? ये न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से बैठे होते हैं, ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्ब्स फोर्स की वजह से। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, हेंस ये आंसर है। बाकी सी और डी ऑप्शन भी पढ़ सकते हो। मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्सेज हैं वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्ब्स फोर्सेज हैं, और एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो सॉलिड्स बनाते हैं, कूलम्ब्स फोर्सेज उनके बीच में लग रहे होते हैं। सी और डी ऑप्शन भी एकदम सही है। तो एक इजी क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, इसमें ऑयल ड्रॉप ऑफ रेडियस आर एंड डेंसिटी रो इज हेल्ड स्टेशनरी इन अ यूनिफॉर्म वर्टिकली अपवर्ड फील्ड, वर्टिकली अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, मतलब इस तरह का कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऊपर की तरफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक छोटी सी ऑयल की ड्रॉप है। एक ऑयल की ड्रॉप बना देते हैं, ये अपनी ऑयल ड्रॉप। ये ऑयल ड्रॉप जो है स्टेशनरी है। अब स्टेशनरी कैसे हो सकती है? इसका तो अपना खुद का वेट होगा, एक mg, एक इसका वेट लगेगा। तो इसका मतलब अगर ये स्टेशनरी है, परमानेंट रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम में है, तो इस पे एक अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा जो mg को संभाल रहा होगा। अब वो अपवर्ड फोर्स कैसे लग रहा होगा? वो तभी लग सकता है जब इस ऑयल ड्रॉप पे कुछ चार्ज हो। इस पे कुछ डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, पक्की बात है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में इस पे लग गया फोर्स F इज इक्वल टू QE। ठीक है, ये ब्लू कलर वाले जो एरोज हैं बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बनाने के लिए दिखाए हैं। ओके, सो भाई अब ये बैलेंस है। पूछा क्या है? इफ रो नॉट इज द डेंसिटी ऑफ एयर एंड E इज द क्वांटा ऑफ चार्ज। अब बच्चों यहां पे देखो, एयर की भी डेंसिटी दी हुई है। एयर की डेंसिटी की क्या जरूरत है हमें? एयर, बच्चों इसमें वो वाली बात याद करनी पड़ेगी जो क्लास 11th की बात है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जब कोई चीज फ्लूइड के अंदर होती है, अब एयर भी फ्लूइड है, पानी के अंदर हो या एयर के अंदर हो, तो उस पे लगता है एक बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ। तो वो बॉयंट फोर्स भी हमें यहां कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि एयर की डेंसिटी दे रखी है। ठीक है, ऊपर की तरफ एक बॉयंट फोर्स भी इस पे लग रहा है, यहां रख देता हूं। बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डेंसिटी ऑफ सराउंडिंग मीडियम इनटू वॉल्यूम इमर्स्ड। पूरी वॉल्यूम ही इमर्स्ड है ऑयल की। कितनी है वॉल्यूम? रेडियस दिया हुआ है, तो 4/3 पाई आर क्यूब की वॉल्यूम इनटू जी। ये हो गया बॉयंट फोर्स, ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये है mg। m दिया नहीं हुआ, m की जगह डेंसिटी दी हुई है, और रेडियस माने वॉल्यूम दी गई है, रेडियस से वॉल्यूम निकल जाएगी। सो डेंसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉप इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑयल ड्रॉप इनटू जी। तो ये सारी तरह तरह के फोर्सेस इस ऑयल ड्रॉप पे लग रहे हैं, जिनकी वजह से वो नेट मिला के रेस्ट पे है, मतलब नेट फोर्स 0 है। देन अब पूछा है द ड्रॉप हैज, उसके पास कितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे या कितने डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, ये सवाल है। एक्सेस इलेक्ट्रॉन से क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे तो भाई पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा, अदरवाइज सारी बॉडीज या सारे एटम्स न्यूट्रल हैं। तो क्या करना है? Q की वैल्यू खोजनी है। दिस Q इज द क्वेश्चन, Q इज द क्वेश्चन। तो सिंपली टोटल फोर्स 0 करेंगे ड्रॉप पे, F टोटल इज 0। F टोटल जैसे ही 0 किया तो ये बन रहा है ऊपर वाले फोर्स इक्वल टू नीचे वाले फोर्स, मतलब ये जो QE होगा ये बन जाएगा दिस mg माइनस बॉयंट फोर्स। शॉर्ट में अगर लिखें, पूरा पूरा लिखें, तो mg माइनस बॉयंट फोर्स करोगे तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, ये कॉमन है, और अंदर बचेगा रो माइनस रो नॉट इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। ये बन गया mg माइनस बॉयंट फोर्स, जिससे अपना चार्ज सॉल्व हो गया। इस ऑयल ड्रॉप पे जो चार्ज है वो है रो माइनस रो नॉट इंटू 4/3 पाई आर क्यूब जी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना चार्ज है, और ये कैसा है? पॉजिटिव है, गारंटेड बात है पॉजिटिव है, अदरवाइज नहीं तो ऑयल ड्रॉप नीचे गिर जाती, क्योंकि हवा की डेंसिटी यार ऑयल की डेंसिटी से तो कम ही होती है, ये तो सब जानते हैं। जितने भी लिक्विड्स है वो ज्यादा डेंस है एज कंपेयर टू एयर। तो mg जो है तगड़ा फोर्स है एज कंपेयर टू बॉयंट फोर्स। हमें इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में चाहिए होगा ताकि इसके वजन को
संभाला जा सके, जिसकी वजह से चार्ज पॉजिटिव होगा। तो दिस इज अवर पॉजिटिव आंसर, दिस इज पॉजिटिव आंसर, चार्ज इज पॉजिटिव। चार्ज पॉजिटिव का मतलब डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब एक्सेस में नहीं होंगे। ए ऑप्शन गलत हो गई, बी भी गलत हो गई। और चार्ज आ चुका है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछी है, तो चार्ज क्या होता है बच्चों, n टाइम्स इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें n इलेक्ट्रॉन्स हैं मान लो, या n इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई है, तो ये जो Q है ये n टाइम्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, Ne के बराबर होगा, जिससे अपनी n की वैल्यू सॉल्व हो गई। कैसे आएगी, बस सिंपली इसको E से स्मॉल e से और डिवाइड हो जाएगा बस। ये कौन सी ऑप्शन दिख रही है, 4/3 की टर्म दिख रही है मुझे, ये रहा 4/3 की टर्म, डेफिशिएंसी ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस रो नॉट जी अपॉन स्मॉल ई टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप क्लियर है। आसान क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल ज्यादा है, कैलकुलेशंस कम है। आगे आओ, नेक्स्ट देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल। इन द फॉलोइंग सर्किट कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू पॉइंट्स तुम्हारे सामने है, करंट भी दिख रहा है, दिखा रखा है 2 एम्पियर, तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस तो होता है आई आर, मतलब ये करंट इनटू रेजिस्टेंस करके, आर रेजिस्टेंस करके हमारा आंसर आ जाएगा। बट आर नहीं दिया हुआ, आर पे ही सारा खेल है, तो आर कैसे निकाले। उसके अलावा क्या दिया हुआ है भाई, अब ये 2 एम्पियर का करंट है, तो ऑब्वियसली यही 2 एम्पियर यहां भी जा रहा होगा आगे, और पीछे से यही 2 एम्पियर इस वायर में से भी आ रहा होगा। ठीक है, पूरी ब्रांच में एक ही करंट है, क्योंकि कोई और ब्रांच इसके साथ कनेक्टेड नहीं। और ये दोनों जो सिंबल्स है, ध्यान से देखो, ये E1 और E2, ये क्या है, अर्थिंग के सिंबल। अर्थिंग के सिंबल का मतलब क्या होता है, यहां पे पोटेंशियल 0 है, यहां पे भी पोटेंशियल 0 है, यहां पे भी 0 पोटेंशियल, यहां पे भी 0 पोटेंशियल, मतलब इन दोनों के बीच में नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। E1 और E2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। इस बात की हम इक्वेशन बनाएंगे, डेल्टा वी माने पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन E1 एंड E2, ये 0 है। तो इस रास्ते पे चलते हैं, यहां से शुरू होते हैं, इस करंट के रास्ते पे E1 तक पहुंचते हैं, और नेट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0 की इक्वेशन बना देते हैं। देखो, सबसे पहले ये 5 ओम का रेजिस्टर आया, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट हायर से लोअर पोटेंशियल जाता है, मतलब यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ कितना, 5 इंटू 2 का, 5 का करंट, सॉरी 5 का रेजिस्टेंस इंटू 2 का करंट, इतना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, करंट के अलॉन्ग गए। तो उसके बाद Q से P जाएंगे, तो ये करंट 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस अननोन है, तो 2 इंटू रेजिस्टेंस, इतना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। उसके बाद जब यहां से यहां जाएंगे, तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं, मतलब पोटेंशियल गेन हुआ कितना, 15 वोल्ट का। ये सारा पोटेंशियल डिफरेंस मिलके 0 बनना चाहिए, जिस बात से अपना R की वैल्यू सॉल्व हो गई। ये बन रहा है -10 -2R प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहां से आ रहा है 2R इज इक्वल टू 5, या R इज इक्वल टू 5/2 ओम। और जैसे ही बच्चों ये रेजिस्टेंस सॉल्व हुआ, तो P और Q पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सॉल्व हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस इज करंट इनटू रेजिस्टेंस, सो डेल्टा V बिटवीन P एंड Q कैन बी रिटन एज करंट, 2 एम्पियर का करंट और 5/2 ओम का रेजिस्टेंस। आंसर इज 5 वोल्ट्स। दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओम्स लॉ एंड पोटेंशियल डिफरेंस वाली बातों पे क्वेश्चन है, ओम्स लॉ पे ही क्वेश्चन है इफेक्टिवली। करंट गिवन है, रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है, एक इजी क्वेश्चन। आई होप सबको क्लियर है। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, फॉर अ सेल द टर्मिनल्स फॉर अ सेल द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 2.2 वोल्ट, मतलब वोल्टेज दी हुई है सेल की। व्हेन द सर्किट इज ओपन एंड रिड्यूसेस टू 1.8 वोल्ट व्हेन द सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस अ रेजिस्टर 5 ओम। मतलब सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 2.2 है अगर ओपन सर्किट है, तो मतलब अगर इस तरह का बस अकेला सेल बैठा है, मतलब अगर ये अकेला सेल है, इसकी वोल्टेज दे रखी है 2.2 वोल्ट्स, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2.2 वोल्ट्स का। भैया इसमें तो कोई करंट भी नहीं है, सिंपली जो भी इसकी वोल्टेज है वही पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज 2.2 वोल्ट्स। लेकिन जब इसको किसी सर्किट में लगाया
किसी 5 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस लगाया, तो ये कह रहे हैं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस बदल गया। ये ऐसा कैसे हो सकता है यार, इसका पोटेंशियल डिफरेंस तो वही होगा जो इसका ईएमएफ है। इस बात का मतलब ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस अगर बदल गया है तो भाई केवल सेल की प्रॉपर्टी तो नहीं है, रेजिस्टेंस की वजह से बदल सकता है। अगर इस सेल के अंदर कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है तभी उसका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो सकता है। मतलब यहां पे तो कोई करंट नहीं था, इसमें तो कोई करंट था नहीं, तो रेजिस्टेंस की वजह से कोई एक्स्ट्रा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा था। जो सेल की वोल्टेज है, ईएमएफ है, वही उसका डेल्टा वी है या पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन यहां पे हम बोल सकते हैं जैसे ही इसका सर्किट में यूज करेंगे, इस सेल को जब हम सर्किट में यूज करेंगे तो अब इसमें गोल गोल घूमने वाला करंट आ जाएगा। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे पता नहीं, उसका ईएमएफ है 2.2 वोल्ट्स। इस सर्किट में कुछ करंट आएगा, पता नहीं कितना आएगा, सॉल्व कर लेंगे अभी। और इस करंट की वजह से अब सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें गिवन है। ये सेल का एक टर्मिनल है ए, ये सेल का दूसरा टर्मिनल है बी। ये कंबाइंड चीज अपने आप में सेल है, ये पूरी चीज अपने आप में सेल है। ये आर रेजिस्टेंस सेल के अंदर ही छुपा हुआ है, बनाने के लिए मैंने इसको साथ में बनाया है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब ये कह रहे हैं सेकेंड स्टेटमेंट में कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी दिस इज 1.8 वोल्ट्स। ये कहना चाह रहे हैं व्हेन द सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस अ रेजिस्टर। तो पूछा क्या है, ये हमें गिवन है और पूछा गया है इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी। मतलब करना क्या है यार, डेल्टा वी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें आर की टर्म्स में लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। वैसे मान लो बी से ए की तरफ जाते हैं, इसमें से करंट भी गुजर रहा है, बी से ए की तरफ जाएंगे तो डेल्टा वी इसके अक्रॉस होगा पहले आई आर का ड्रॉप और फिर 2.2 वोल्ट्स का गेन। सो ये बनेगा 2.2 माइनस आई आर, आई इंटू स्मॉल आर सॉरी, इज इक्वल टू 1.8, जहां से अपना आई इंटू स्मॉल आर की वैल्यू आ रही है 0.4 एम्पियर। ठीक है, ये स्मॉल आई भी हमें नहीं पता, स्मॉल आर भी हमें नहीं पता, ये चीज लेकिन हमें गिवन है। ओके, और दूसरी इक्वेशन मैं इसमें बना सकता हूं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की, अप्लाइंग केवीएल। इस क्योंकि पूरी की पूरी एक लूप दिख रही है मुझे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलो या किरचॉफ्स लूप लॉ बोलो एक ही बात है। इसके अंदर अगर लूप लॉ की इक्वेशन बनाए तो यहां बी पॉइंट से लेट्स से स्टार्ट कर रहा हूं, तो आई आर का ड्रॉप, फिर 2.2 का गेन, फिर उसके बाद 5 ओम के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा करंट की डायरेक्शन में, माइनस करंट इंटू 5 ओम, आई आर माइनस करंट इंटू 5 ओम। तो यहां से अपने पास बन रहा है बच्चों आई आर इज इक्वल टू 2.2 माइनस 5i, है ना। आई आर को राइट साइड में ले गया और आई आर की वैल्यू 0.4 थी, ये तो गिवन था। सो यहां से 0.4 इज इक्वल टू 2.2 माइनस 5i, जहां से अपना 5i सॉल्व हुआ 1.8 और i सॉल्व हुआ 1.8 अपॉन 5। कितना बन रहा है ये, 1.8 अपॉन 5 हो जाएगा 0.36। करंट सॉल्व हुआ तो हेंस रेजिस्टेंस सॉल्व हुआ। इस आई की वैल्यू को उठा के वापस यहां डाला, जिससे अपना इंटरनल रेजिस्टेंस सॉल्व हो रहा है 0.4 अपॉन 0.36। इतने ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा, मतलब 40 अपॉन 36। 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 10 जा 40, 4 9 जा 36, 10/9 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के अंदर है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। थोड़ा लंबा सवाल है, अगेन कैलकुलेशन ज्यादा है, तो वही है इस तरह की। मतलब वही अगर जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस के दौरान हमें इस बात का अंदाजा लगना शुरू हो जाता है कि कौन सा सवाल लंबा जाएगा, कौन सा सवाल कम टाइम में होगा। और जैसे ही हमें ये आइडिया लगना शुरू हो जाता है, एग्जाम में इस बात से हमें मदद मिलती है। अगर एग्जाम में ऑप्शंस आती हैं कि भाई 50 में से 40 सवाल करने हैं, तो हम जो सवाल लंबे जाने वाले होते हैं उन्हें छोड़ देते हैं और जो सवाल छोटे होते हैं उन पे अटैक करके फटाफट नंबरों को बटोरते हैं। जितने ज्यादा नंबर आएंगे यार उतनी बढ़िया रैंक आएगी, उतने ही अच्छे कॉलेज में जाएंगे, ऑब्वियस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन देखो। पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर and resistance 30 ohm is connected in series with a battery of EMF 2.5 volt। लेंथ दी हुई है
रेजिस्टेंस दिया हुआ है, उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है सीरीज में 2.5 वोल्ट की। इंटरनल रेजिस्टेंस भी है उस बैटरी का 5 ओम एंड एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। इफ द फॉल ऑफ पोटेंशियल along the potentiometer wire is 50 microvolt per millimeter, मतलब पर यूनिट लेंथ में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो गिवन है। सर्किट कैसा है? सर्किट देखो, ये अपना पोटेंशियोमीटर वायर का स्टैंडर्ड सर्किट जिसमें एक प्राइमरी सेल ऊपर लगा रहता है। ये जो मोटी वायर बनाई है दिस इज पोटेंशियोमीटर वायर। इफ द फॉल ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर में, इस पोटेंशियोमीटर वायर में ऑलरेडी हमें यह गिवन है जिसका डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 50 माइक्रोवोल्ट पर मिलीमीटर। ठीक है, और इसके नीचे लगाया क्या है? पोटेंशियोमीटर वायर लेंथ, रेजिस्टेंस सब कुछ दिया हुआ है। इसकी लेंथ दी हुई है 10 मीटर, इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 30 ओम, is connected in series with a battery of EMF 2.5 वोल्ट and internal resistance 5 ओम। ठीक है, इसको पूरे में ही लगाया है एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। चलो पूरे पोटेंशियोमीटर में लगा दिया अपन ने। ये 2.5 वोल्ट की बैटरी एंड 5 ओम का रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है एक कैपिटल आर। पोटेंशियोमीटर मेन सेल के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया, जो सेकेंडरी लूप है उसके अंदर बताया। और ये मैं अज्यूम कर रहा हूं यहां पे कि ये पूरे पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस ही लगाया गया है ये सारा कुछ। ठीक है, अच्छा इन सीरीज लिखा हुआ है, एक सेकेंड ये डायग्राम गड़बड़ ना हो जाए। इन सीरीज है, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद दिस सेल। मैंने यहां इसको पैरेलल में बना दिया, चलो दोबारा एक बार बना देता हूं डायग्राम में। सीरीज बनाना पड़ेगा। पोटेंशियोमीटर वायर सिंपली बस वायर है, पोटेंशियोमीटर का सर्किट यूज नहीं करना, वायर वायर देखनी है। सिंपली ये मान लो अपनी पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी लेंथ है 10 मीटर, रेजिस्टेंस है 30 ओम। इसको सीरीज में लगाया है एक सेल के साथ। सेल का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, 2.5 वोल्ट का सेल, 5 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये पूरी चीज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जुड़ी हुई है, 5 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यही डायग्राम बनता है एज पर द लैंग्वेज, सीरीज में अगर लिखा है तो। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है कितनी होगी अगर इस पोटेंशियोमीटर वायर में डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स जो है वो 50 माइक्रोवोल्ट पर एमएम है, तो हर 1 मिलीमीटर में 50 माइक्रोवोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो बच्चों भाई यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे दिया है पर यूनिट लेंथ, तो अगर मैं इसको इस 10 मीटर लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे नेट पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। डेल्टा वी अक्रॉस दिस पोटेंशियोमीटर वायर ये हो जाएगा 50 माइक्रोवोल्ट पर एमएम मल्टीप्लाइड बाय 10 मीटर। ठीक है, वोल्ट्स में निकालना है, एसआई यूनिट्स का प्रयोग करेंगे। माइक्रोवोल्ट को लिखा 10 की पावर -6 वोल्ट, मिलीमीटर के अंदर होते हैं 10 की पावर -3 मीटर, मल्टीप्लाइड बाय ये है 10 मीटर। मीटर मीटर कट गए, वोल्ट्स में आंसर आ गया। वोल्ट्स में मतलब इस पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। कितना बन रहा है ये? 10 की पावर -3 ऊपर आएगा, 10 की पावर -4 10 की पावर 4 बनेगा, यहां इससे मल्टीप्लाई होके 10 की पावर -2 बन जाएगा, और ये बन रहा है 0.5 वोल्ट्स। पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0.5 वोल्ट्स का है। इसके अक्रॉस अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तो हेंस अब हम लूप लॉ लगा सकते हैं इसके अंदर, है ना, किरचॉफ लूप लॉ। इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस पता है। और करंट के बारे में, हाँ करंट भी निकल गया अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है पोटेंशियोमीटर वायर का 30 ओम। हेंस इस सर्किट के अंदर जो करंट होगा वो हो जाएगा पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज 0.5 वोल्ट्स अपॉन 30 ओम। ये आ गया करंट जो
वायर में से फ्लो कर रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 1/60 एम्पियर का करंट हो गया। जैसे ही करंट मिल गया बच्चों, अब हम किरचॉफ्स लूप लॉ इस पूरी लूप में लगा सकते हैं, केवीएल की इक्वेशन, किरचॉफ वोल्टेज लॉ या लूप लॉ पूरी लूप में लगाएंगे। तो यहां से शुरू कर रहा हूं, 2.5 वोल्ट का पहले गेन है, 2.5 वोल्ट का गेन, उसके बाद इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो है 0.5 का, -0.5 पोटेंशियोमीटर वायर का रिजल्ट सीधा यूज कर लिया। उसके बाद इस रेजिस्टर में से जाएंगे तो IR का पोटेंशियल ड्रॉप है -I इंटू कैपिटल R। उसके बाद इस 5 ओम में से जब जाएंगे तो करंट इंटू 5 ओम, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, और करंट की ये वैल्यू उठा के यहां और यहां पुट कर देंगे 1/60, जिससे अपना R सॉल्व हो जाएगा। देख लेते हैं कितना आ रहा है, दिस इज 2 माइनस R/60 माइनस 5/60 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ रहा है R/60 इज इक्वल टू 2 माइनस 5/60, मतलब 2 माइनस 5/12, ये बन रहा है, सॉरी 1/12, 2 माइनस 1/12, that is 23/12. So this is coming out to be R is equal to 23/12 into 60. 12 5s are 60. 23 into 5, how much it is? 115 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बन रहा है। आंसर इज ऑप्शन ए। तो ये डायग्राम जो है इसको बनाने में थोड़ी दिक्कत हुई, क्यों? क्योंकि ये पोटेंशियोमीटर का सर्किट नहीं है बच्चों, पोटेंशियोमीटर वायर पे क्वेश्चन है बस। ये मतलब कंफ्यूज करने के लिए ये पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है, पोटेंशियोमीटर सर्किट से इसका कोई लेना देना नहीं है, जो मैं इनिशियली खुद भी सोच रहा था। पोटेंशियोमीटर वायर से लेना देना है बस, मतलब सिंपली कोई भी वायर मान सकते हो, पोटेंशियोमीटर लिखने की कोई जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन के अंदर। आंसर इज 115 ओम। आई होप क्लियर होगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है अगेन। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 0.5 ओम पर मीटर, यूनिट पे ध्यान दो, रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दी हुई है, 1 मीटर लेंथ में इतना रेजिस्टेंस है, इज बेंट इनटू अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर। इसको पूरे सर्कल में लगा दिया, रेडियस दिया हुआ है इसका 1 मीटर का, ठीक है। सेम वायर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ डायमीटर AB, ये जो AB वायर है ये भी उसी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ की है, ओम पर मीटर यूनिट में। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, तो भाई दिस डायग्राम इज इक्विवेलेंट टू, ये ऊपर एक सेमी सर्कल है, ये एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल की लेंथ हमें पता है πr, और लेंथ को रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेजिस्टेंस मिलेगा। मतलब ये ऊपर वाले लूप में यहां पे हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान सकते हैं, कितना? 0.5 ओम पर मीटर, ये तो था रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। इसको अगर मैं πr से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बनेगा रेजिस्टेंस। ये ऊपर वाली वायर का खेल, ये मिडल जो डायमीटर वाली वायर है इसके अंदर क्या बोलेंगे, 0.5 का तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, और इसकी लेंथ है 2r क्योंकि ये डायमीटर के अलोंग है। और जो नीचे वाली वायर है, ये नीचे वाली वायर में भी अपना कुछ रेजिस्टेंस है, कितना? वही सेम 0.5 का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ और πr की लेंथ। इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, हैंस हो गया। टर्मिनल तुम देख ही रहे हो, ए और बी टर्मिनल्स है, इधर से कुछ करंट आ रहा है, उधर से करंट जा रहा है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 1/r इक्विवेलेंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन सबको दिख रही है, अपॉन 1/r1, r1 है 0.5 πr, मतलब πr/2 प्लस 1/0.5 इंटू 2, 1 हो जाएगा, मतलब 1/r प्लस नीचे 1/πr/2। तो ये बन रहा है 2/πr प्लस 2/πr, 4/πr प्लस 1/r, दिस इज r इक्विवेलेंट, सॉरी 1/r इक्विवेलेंट। यहां से 1/r इक्विवेलेंट अपने पास आ रहा है, πr का एलसीएम लिया, 4 प्लस पाई न्यूमरेटर में आ गया, दिस इज 1/r इक्विवेलेंट। सो r इक्विवेलेंट इज कमिंग आउट टू बी π/π प्लस 4 टाइम्स स्मॉल r, और स्मॉल r क्या है? रेडियस है, रेडियस हमें गिवन था 1 मीटर का, रेडियस की वैल्यू 1 ही है। सो π/π प्लस 4, दैट इज अवर आंसर ओम्स के अंदर।
ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ट्रिकी, जिसमें रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ, सीधा सीधा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दी हुई है, जिसको लेंथ से मल्टीप्लाई करके हमें रेजिस्टेंस मिला और फिर हमने पैरेलल के फॉर्मूले लगा दिए। ठीक है बच्चों, आगे देखो। इन द गिवन फिगर करंट दिया हुआ है, करंट की वैल्यू गिवन है इस सर्किट के अंदर 0.25 एम्पियर एंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर पूछी है। ठीक है, और बाकी कुछ और रेजिस्टेंस भी दिखा रखे हैं, 60 20 10। ये 60 20 10 ये तीनों मुझे पैरेलल में नजर आ रहे हैं, ये तीनों रेजिस्टेंस हैं पैरेलल में। पैरेलल का फॉर्मूला लगा देते हैं पहले, तो इन तीनों को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो 1/60 प्लस 1/20 प्लस 1/10, ये तीनों पैरेलल में है, तो इन तीनों का आर इक्विवेलेंट देख रहा हूं मैं कितना बन रहा है। ये हो गया 60 का एलसीएम, 1 + 3 + 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10, 10/60 मतलब 1/6, मतलब आर इक्विवेलेंट इन तीनों का 6 ओम के बराबर है। ठीक है, मतलब ये तीनों को डिलीट मार के हम सबसे पहले तो 6 ओम का रेजिस्टेंस फिट कर देंगे। दिस डायग्राम इज इक्विवेलेंट टू एक आर रेजिस्टेंस और एक ये 6 ओम का रेजिस्टेंस, और यहां एक 12 वोल्ट की बैटरी, ये 12 वोल्ट की बैटरी, और करंट की वैल्यू हमें दी गई है, करंट गिवन है 0.25 एम्पियर का। खत्म हो गया, इजीएस्ट पॉसिबल लूप बन गई। इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस R+6 दिख रहा है, करंट भी दिख रहा है, तो V = IR लगा दो, ओम्स लॉ। सो एज पर ओम्स लॉ 12 वोल्ट मस्ट बी इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस दैट इज R+6। यहां से अपना R सॉल्व हो जाएगा, 0.25 माने 1/4, 1/4 इधर आएगा तो ये 48 बन जाएगा, इज इक्वल टू R+6। R यहां से आ रहा है 42 ओम्स का। बहुत ही आसान सवाल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिज्म का डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। यहां पे हमें दिख क्या रही है बच्चों चीजें, सेमी सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, ये ऊपर वाला सेमी सर्कल, नीचे वाला सेमी सर्कल, ऐसे हर डायग्राम में सेमी सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं। तो सेमी सर्कल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, हम सीधा बोल सकते हैं भाई पूरे सर्कल का जो होता है उसका आधा कर दो। पूरे सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड μ0I/2r, दैट इज द फॉर्मूला। सेमी सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड μ0I/4r। तो पहले क्वेश्चन में सिंपली एक ही सर्कल है, इसमें अगर I करंट फ्लो कर रहा है तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा μ0I/4r का सीधा फॉर्मूला। पूरे सर्कल का जो है उसका आधा कर दिया, और डायरेक्शन भी सोचनी है। ऑप्शंस में देखो डॉट और क्रॉस बने हुए हैं, डॉट क्रॉस का मतलब क्रॉस इज गोइंग इनटू द प्लेन, डॉट मींस कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। सो वो कैसे देखते हैं, सिंपली करंट की डायरेक्शन में या करंट की सेंस में राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करना है। ये देखो राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल किया, थंब की डायरेक्शन गोइंग इनटू द प्लेन आ रही है, हेंस दिस इज गोइंग इनटू द प्लेन। तो सबसे पहले इसी को चेक कर लो, ए ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन गलत, सी सही, डी भी गलत। केवल एक आंसर निकालने से ही अपना सी ऑप्शन टिक हो रहा है, तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जबरदस्ती तीनों के आंसर निकालने, सीधा बोलेंगे भाई उनमें भी हम मेहनत करेंगे, सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सोचेंगे, ऐड करेंगे वेक्टोरियली, आंसर निकलेंगे। बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फटाफट निपटाएंगे इसको। एक ही ऑप्शन से एक कैलकुलेशन करने से ही हमें सी ऑप्शन नजर आ गई, तो सीधा आंसर। ठीक है, बाकी चाहो तो इन दोनों को भी ट्राई कर सकते हो। सारे सेमी सर्कल्स की वजह से बस तुम्हें ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखना है। आसान क्वेश्चन, ट्रिक से आसान हो गया, अदरवाइज पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ लॉन्ग सोलेनॉइड इज फॉर्म्ड बाय वाइंडिंग 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर। मतलब ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसको फॉर्मूले में स्मॉल एन सिंबल दिया जाता है। ये अपना स्मॉल एन है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। द करंट नेसेसरी टू प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी दी गई है इनसाइड द सोलेनॉइड। ठीक है, और पूछा करंट पूछा है, तो सीधा फॉर्मूला बेस यार, लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0 NI।
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया है 20 मिली टेस्ला, मिली का मतलब हुआ 10⁻³ म्यू नॉट की वैल्यू दी गई है 10⁻⁻7 इंटू 4 पाई या 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये हो गया मी नॉट। यूनिट्स में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि सब कुछ एसआई यूनिट्स में पुट कर रहा हूं, एन की वैल्यू एसआई यूनिट्स में। अब भाई 1 सेंटीमीटर में 20 टर्न्स है, तो 1 मीटर में कितने बनेंगे, एसआई यूनिट्स में सोच रहे हैं, 1 मीटर में हो जाएंगे इंटू 100, 2000 टर्न्स। 20 इंटू 10⁻² लिखो या 1000 लिख दो, 100 के फैक्टर से मल्टीप्लाई हुआ, दिस इज एन, और आई है हमारा क्वेश्चन। सो यहां से अपना आई सॉल्व हो रहा है। आई इज कमिंग आउट टू बी 20 इंटू 10⁻³ अपॉन 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 20 इंटू 10⁻²। ठीक है, 20 कट गए, 10⁻⁻7 ऊपर जाएगा, या 1/4 पाई अलग से बैठा है। 10 की पावर में देखें तो 10⁻7 ऊपर गया, -3 -2, 10⁻² बन रहा है, मतलब 100 बन रहा है, 100/4 पाई मतलब 25/पाई, ये हमारा आंसर बन रहा है। अब पाई की टर्म्स में ऑप्शन नहीं दी हुई, करंट पूछा है, तो 25/पाई जो होता है लगभग कितना होता है, 3.14 होता है। तो 25 को अंदाजे से देखना है, बस नियरेस्ट ऑप्शन टिक मारनी है। तो पाई 3.14 है, तो 25/3 करेंगे तो 8 पॉइंट समथिंग बनेगा, 3.14 करेंगे तो लगभग 8 एम्पियर का करंट है अंदाजे से, क्योंकि ऑप्शन देखो दूर दूर है बहुत। 8 एम्पियर के आसपास की एक ही ऑप्शन है 8.0, सीधा उसे टिक मारेंगे, कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे देखो। A proton of mass m charge E is moving in a circular orbit of magnetic field with energy, एनर्जी दी हुई है, प्रोटॉन का मास, चार्ज सब कुछ दिया हुआ है। What should be the energy of अल्फा पार्टिकल, जिसका मास प्रोटॉन के मुकाबले 4 गुना और चार्ज डबल है, so that it can revolve in the path of same radius। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रेडियस का फॉर्मूला याद रखना है, रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb। उस फॉर्मूले पे सीधा क्वेश्चन है। तो भाई प्रोटॉन का रेडियस और अल्फा पार्टिकल का रेडियस हमें बोल रहे हैं सेम है। इस बात का मतलब हुआ मास ऑफ प्रोटॉन इनटू स्पीड ऑफ प्रोटॉन। अब स्पीड नहीं दे रखी यार, स्पीड की जगह एनर्जी दे रखी है, और एनर्जी पे ही क्वेश्चन है, एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल पे ही क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है यहां पे जुगाड़, कि हमें ये जो रेडियस का फॉर्मूला है ना बच्चों, ये एनर्जी की टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें ये स्पीड की टर्म्स में पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि क्वेश्चन में स्पीड नहीं एनर्जी गिवन है, तो इस फॉर्मूले को ही कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी की टर्म्स में। ये m इंटू वी जो है, ये मोमेंटम लिखा हुआ है। मोमेंटम जो होता है वो होता है m इंटू वी, और एनर्जी होती है 12mv²। थोड़ा काम रफ में कर रहे हैं, या ऐसे बोल दो एनर्जी होती है p²/2m, मतलब मोमेंटम होता है √2me। मोमेंटम और एनर्जी में रिलेशन निकाल ली और सीधा उसको यहां रेडियस की टर्म्स में पुट कर देते हैं, रेडियस के फॉर्मूले में। तो ये बन रहा है √2me/qb। एनर्जी की टर्म्स में रेडियस का एक नया फॉर्मूला हमने पैदा कर दिया, क्योंकि हमें जरूरत थी उसकी इस क्वेश्चन में। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का रेडियस सेम है, बाकी सब डिफरेंट है। प्रोटॉन का मास m की जगह m को रखा, एनर्जी उसकी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Q की जगह प्रोटॉन का चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू अल्फा पार्टिकल के लिए मास की जगह पुट किया जाएगा 4m, एनर्जी पता नहीं, E अल्फा बोल देते हैं, E अल्फा ही हमें निकालना है। और अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, सेम ही मैग्नेटिक फील्ड में दोनों को घुमा रहे हैं, सेम रेडियस से घुमा रहे हैं। तो EB तो कट गया भाई, ठीक है, ये अंदर का m भी कट जाएगा। सो इस 2 को लेफ्ट साइड में लाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सॉरी स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर रहा हूं,
सो 2 का स्क्वायर 4 बन गया, इस स्क्वायर रूट हट गया, 2 इंटू 1 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, इधर का स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 4 8 टाइम्स एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये 8 और 8 भी कटते हुए नजर आ रहे हैं। सो एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जस्ट एक कोइंसिडेंस है, चार्ज और मास की कुछ इस तरह की रेशो है कि सेम एनर्जी से ही हमारा काम चल रहा है। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल की तरह से ही सॉल्व किया। हम जनरली ये फॉर्मूला रटते हैं, यही रटना, इसको नहीं रटना, लेकिन इस क्वेश्चन में एनर्जी की जरूरत थी तो हमने मोमेंटम को एनर्जी की टर्म्स में लिखा। ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर होगा। और देखो आगे, अगले क्वेश्चन में लॉन्ग वायर AB इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल, अनदर वायर PQ ऑफ मास 1 ग्राम एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर। इसका मास दिया हुआ है 1 ग्राम और लेंथ है इसकी 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 मीटर। इज सेट टू स्लाइड ऑन 2 रेल्स PS एंड QR। इन 2 रेल्स के ऊपर ये ऊपर नीचे मूव कर सकती है। अ करंट ऑफ 50 एम्पियर इज पास थ्रू वायर दिस। ठीक है, यहां पे 50 एम्पियर का करंट है, इसके एंटी पैरेलल करंट है, यहां पे राइट एरो है, यहां लेफ्ट एरो है। एंटी पैरेलल वायर्स क्या करेंगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगी, है ना। तो वायर्स के बीच में मैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से एक रिपल्शन का फोर्स होगा F मैग्नेटिक, जो इस PQ वायर को ऊपर स्लाइड करवाना चाहेगा। और दूसरा ये वर्टिकल प्लेन में है तो इस पे एक mg नाम का फोर्स भी नीचे लगेगा। हम चाहते हैं ये इक्विलिब्रियम में हो, इक्विलिब्रियम में हो, और पूछा गया है डिस्टेंस। डिस्टेंस मान लेते हैं इन दोनों के बीच में, PQ और AB वायर के बीच में, लेट दिस डिस्टेंस इज x। x की वैल्यू पूछी गई है, x कितना होगा सच दैट PQ वायर इक्विलिब्रियम में रहे। स्टार्ट करते हैं। टोटल फोर्स मस्ट बी 0 ऑन PQ वायर, इक्विलिब्रियम शब्द का मतलब, जिसका मतलब mg इज इक्वल टू F मैग्नेटिक। mg में m गिवन है 1/1000, चलो बाद में पुट कर देंगे उसको। मैग्नेटिक फोर्स को समझो। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है बच्चों, 2 वायर्स पैरेलल हैं तो उनमें बीच का आपसी मैग्नेटिक फोर्सेस, उसका पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला जनरली बच्चे याद रखते हैं, एनसीईआरटी फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, दैट इज म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई x। म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई x। x is the distance between both the wires. This is not the force, this is force per unit length। ठीक है, इसको हमें PQ वायर की लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इनटू लेंथ ऑफ PQ वायर, ये बनेगा फोर्स। दैट्स इट, सब कुछ गिवन है। अब हमें सारा डाटा पुट कर देते हैं। PQ वायर के अंदर करंट 50 एम्पियर का है, PQ लेंथ हमें गिवन है अच्छा, दोनों में ही 50 एम्पियर करंट इज पास्ड थ्रू द वायर्स। ठीक है, बहुत बढ़िया, दोनों में सेम ही करंट है दोनों वायर्स में। तो I1 I2 दोनों की वैल्यू 50 है। हमसे पूछा गया है x की वैल्यू। चलो पहले सिंबल्स की टर्म्स में देख लेते हैं। x बन रहा है अपना म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 को I स्क्वायर लिख देता हूं, दोनों में सेम करंट है। mg नीचे आ जाएगा इंटू लेंथ ऑफ PQ वायर। ठीक है, ये वैल्यू बन रही है अपनी x की। अब डाटा पुट कर देते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है 10 की पावर -7, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -7। करंट का स्क्वायर, करंट है 50 एम्पियर का दोनों में, मतलब 50 का स्क्वायर हो गया 22,500 अपॉन mg। m दिया हुआ है 1 ग्राम, g की वैल्यू लगभग 10 मान रहा हूं SI यूनिट्स में। 1 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे 0.001 kg इंटू g इज 10। दिस इज अवर mg, सेकेंड एक्सप्रेशन। एंड लेंथ ऑफ PQ वायर वो हमें गिवन थी आधा मीटर की या 50 सेंटीमीटर की, 0.5। सो ये कैलकुलेशन करके अपना डिस्टेंस सॉल्व हो जाएगा। आई होप कर लोगे। इसके बाद ए ऑप्शन तुम्हें आंसर दिख जाएगा, दैट इज 25 mm। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 25 mm एज आंसर। ठीक है, ये देखो 2 और 0.5 तो कटते हुए नजर ही आ रहे हैं। 2500 की टर्म है, बाकी 10 की पावर है,
10 की पावर भी उड़ जाएंगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो, कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ 100 टर्न्स। गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन है, ये नंबर ऑफ टर्न्स के लिए n सिंबल। इफेक्टिव एरिया, एरिया दिया हुआ है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। द रिस्टोरिंग कपल इज 10⁻⁻8 न्यूटन मीटर पर रेडियन होना चाहिए, न्यूटन मीटर पर रेडियन। 10⁻⁻8 ये क्या गिवन है हमें, ये टॉर्क अपॉन थीटा की वैल्यू गिवन है बच्चों। टॉर्क होता है न्यूटन मीटर में, अपॉन थीटा मतलब टॉर्क इज इक्वल टू के थीटा वाला जो फॉर्मूला होता है गैल्वेनोमीटर का, उसमें हमें के की वैल्यू गिवन है 10⁻⁻8। मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द पोल पीसेस इज 5 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है जो कि रेडियल डायरेक्शन में होता है गैल्वेनोमीटर के अंदर। करंट सेंसिटिविटी पूछिए तो एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बच्चों। करंट सेंसिटिविटी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है NAB/K। करंट सेंसिटिविटी इज NAB/K, दैट इज द फॉर्मूला। वैल्यूज पुट करनी है सिंपली। N इज 100, एरिया इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया। मैग्नेटिक फील्ड काफी तगड़ा दिया हुआ है। टेस्ला में जनरली मैग्नेटिक फील्ड होता नहीं है प्रैक्टिकली। चलो जो भी है क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के हिसाब से ही कर रहे हैं। 5 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड अपॉन के की वैल्यू गिवन है 10⁻⁻8 न्यूटन मीटर पर रेडियन में, जो कि टॉर्जनल स्प्रिंग का कांस्टेंट होता है। ये टॉर्क अपॉन टॉर्क पर यूनिट एंगल कह सकते हो, टॉर्क पर रेडियन, टॉर्क की यूनिट अपॉन एंगल की यूनिट। सो दिस इज बिकमिंग हाउ मच, दिस इज 5, 10⁻8 ऊपर आएगा, 10⁻8 100 से मल्टीप्लाई होके 10⁻10 बन जाएगा। 10⁻10 10⁻4 10⁻6। ये अपना SI यूनिट्स में करंट सेंसिटिविटी आ रही है। करंट सेंसिटिविटी की यूनिट क्या होगी, रेडियन पर एम्पियर। दिस मच रेडियन पर एम्पियर, दैट इज अवर आंसर। अब ऐसी ऑप्शन दिख नहीं रही मुझे। 5 × 10⁻6 यहां मतलब यूनिट्स का देखो पंगा है। ये पर एम्पियर वाली तो 2 ऑप्शन है, ये तो गलत हो गई। ये भी पर एम्पियर की ऑप्शन है, ये भी गलत हो गई। 10⁻6 आ रहा है हमारा। अब ये माइक्रो एम्पियर वाली 2 ऑप्शन है, इसको और चेक कर लेते हैं। तो इसको माइक्रो एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻6 डिनोमिनेटर में जाएगा, तो वही माइक्रो एम्पियर बन जाएगा। 5 रेडियन पर माइक्रो एम्पियर। करेक्ट ऑप्शन इज डी, ठीक है। यूनिट्स का थोड़ा खेल था, एम्पियर को माइक्रो एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो यहां 10⁻6 माइक्रो एम्पियर आएगा। ऐसे सोच सकते हो 10⁻6 इस 10⁻6 से कैंसिल हो जाएगा। 5 रेडियन मतलब 5 रेडियन की नीडल मूवमेंट होगी अगर 1 माइक्रो एम्पियर का करंट बढ़ाया गया तो। फिर और बढ़ाओगे तो 5 रेडियन की और नीडल की मूवमेंट हो जाएगी। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, 3 आइडेंटिकल बार्स हैं और डिफरेंट मटेरियल्स के बने हुए हैं। व्हेन केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइंस दिखा रखी हैं। फील्ड लाइंस देख के हमें यह बताना है इनमें से कौन सा डाया मैग्नेटिक है, कौन सा पैरा। डाया के लिए डी सिंबल यूज कर रहे हैं, पैरा के लिए पी और फेरो मैग्नेटिक के लिए एफ सिंबल यूज किए जा रहे हैं। बस कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, डायग्राम अपने को पता होना चाहिए किस मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह की होती हैं, या किसी मटेरियल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे वेरी करती हैं। तो फेरो मैग्नेटिक है ये। इसमें क्या हो रहा है, सारा मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल के अंदर से घुस रहा है, दिस इज फेरो मैग्नेटिक। इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर से घुस ही नहीं पा रहा है, दिस इज डाया मैग्नेटिक। और इसमें थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड अंदर से जा रहा है, थोड़ा बहुत बाहर से जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज पैरा मैग्नेटिक। सो ए के लिए एफ, बी के लिए डी, सी के लिए पी। करेक्ट ऑप्शन इज बी। कंसेप्चुअल क्वेश्चन, सीधा याद रखने वाली बात पे डायरेक्ट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, टॉर्क्स τ1 एंड τ2 आर रिक्वायर्ड फॉर मैग्नेटिक नीडल टू रिमेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड्स एट 2 डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, मैग्नेटिक नीडल को परपेंडिकुलर रखना है टू मैग्नेटिक फील्ड्स एट 2 डिफरेंट प्लेसेस। जब मैग्नेटिक नीडल परपेंडिकुलर होती है बच्चों तो उस पर टॉर्क कितना लगता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू क्रॉस बी, मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड।
तो 90 डिग्री का एंगल होगा एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, आई कैन से जो मैग्नेटिक टॉर्क लगेगा वो हो जाएगा एम बी साइन 90। एम इज द मैग्नेटिक मोमेंट, दैट इज एम बी बेसिकली। ठीक है, पूछ क्या रहे हैं, द मैग्नेटिक फील्ड्स एट दोज प्लेसेस आर B1 एंड B2 इन द रेशियो ऑफ B1 एंड B2। तो इसका जो मैग्नेटिक टॉर्क है, इसको बैलेंस करने के लिए ये एक्सटर्नल टॉर्क्स लगाए जा रहे हैं। मतलब τ1 जो है वो M1 B1 के बराबर हो जाएगा, τ2 जो है वो M2 B2 के बराबर हो जाएगा, और नीडल एक ही है, मतलब τ1 कैन बी रिटन एज MB1 एंड τ2 कैन बी रिटन एज MB2। इतने ही एक्सटर्नल टॉर्क्स हमें डाइपोल के अगेंस्ट लगाने पड़ेंगे ताकि नेट टॉर्क 0 बन जाए। इनकी ही रेशो पूछी है, B1 और B2 की रेशो पूछी है, साफ साफ दिख रहा है डिवाइड करने पे कि B1 या τ1 अपॉन τ2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। आंसर वुड बी ऑप्शन बी। आ जाओ बच्चों आगे बढ़ते हैं। 18th क्वेश्चन में देखो, अ मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस। अब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक नीडल क्या है, डाइपोल है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल है। तो ऐसे सोच के देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा बच्चों, कि भाई अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहां माइनस क्यू है, यहां प्लस क्यू है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, तो दोनों पे फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट नहीं लगेंगे, नेट फोर्स 0 नहीं बनेगा। बिल्कुल वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल में नेट मैग्नेटिक फोर्स 0 नहीं बनेगा, मतलब ये फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगी मैग्नेटिक नीडल या डाइपोल, और ये टॉर्क तो एक्सपीरियंस करती है भाई M क्रॉस B के फॉर्मूले के तहत, वो तो करेगी ही करेगी। तो इट विल एक्सपीरियंस फोर्स एज वेल एज टॉर्क। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है तो फोर्स 0 एंड टॉर्क इज देयर, दैट इज M क्रॉस B। नेक्स्ट देखो 19th क्वेश्चन, इसमें द फिगर शोज सर्टेन वायर सेगमेंट्स ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म अ कोप्लेनर लूप। ठीक है, ये कुछ जोड़ तोड़ के एक कोप्लेनर लूप बना रखी है। द लूप इज प्लेस्ड इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन गोइंग इनटू द प्लेन। ठीक है, अंदर की तरफ जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड है, दिस क्रॉस एरो रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ओके, और मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इंक्रीजेस विद टाइम। I1 एंड I2 आर करंट्स इन द सेगमेंट्स AB एंड CD। AB और CD में करंट की वैल्यूज I1 और I2 दे रखी हैं। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये अपने आप में एक क्लोज्ड लूप है। ध्यान से, ये ऐसे मत समझना कि ये कटी हुई लूप है, नहीं, ये देखो ये पूरा कनेक्टेड है आपस में। ये ब्लू कलर की जो डार्क कर रहा हूं मैं, ये ब्लू कलर की वायर्स हैं, तो पूरा अपने आप में क्लोज्ड लूप है। तो क्लोज्ड लूप के अंदर की तरफ जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड वक्त के साथ बढ़ रहा है। तो क्या होगा, अंदर की तरफ जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड वक्त के साथ बढ़ रहा है, तो इंड्यूस करंट कुछ ऐसा पैदा होगा जो इस अंदर की तरफ जाने वाले मैग्नेटिक फील्ड को घटाने की कोशिश करेगा। मतलब अगर एक लूप होती कोई सिंपल, तो भाई उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होता, बाहर की तरफ उसका मैग्नेटिक फील्ड आता, तभी वो अंदर की तरफ जाने वाले मैग्नेटिक फील्ड को कम करता। कौन सा लॉ लगा रहा हूं, ये लेंज़ लॉ। लेंज लॉ का प्रयोग करते हुए मैं ये कह सकता हूं कि अगर एक क्लोज लूप होती तो उसमें इंड्यूस्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज आता। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज आएगा। अब एंटी क्लॉकवाइज सेंस कैसे देखेंगे, बस कहीं भी किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करो, जैसे यहां से इस तरह से ये मूव कर रहा होगा करंट इसके अंदर, ऐसे 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 ऐसे, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज सेंस। लूप के अंदर बैठ के देखना है एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है ना। यहां से शुरू हुआ और गोल घूम के वापस इस तरह से आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो ए से बी वायर में A to B करंट है और CD वायर में D to C करंट है। मैग्नीट्यूड करंट का सेम ही रहेगा भाई, जो भी करंट यहां होगा वही करंट यहां भी होगा, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं है। एक ही लूप में एक ही करंट फ्लो कर सकता है किरचॉफ्स जंक्शन लॉ के मुताबिक। तो I1 और I2 मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे। डायरेक्शन की बात C और D ऑप्शन में है, तो D ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन बच्चों प्योरली लेंज लॉ पे बेस्ड है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन वाले बात पे बेस्ड है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट देखो, कंडक्टिंग स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड ए एंड अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर आई कैरिंग करंट आई आर लोकेटेड इन द सेम प्लेन। ये आई करंट वाली लॉन्ग वायर, उसके सामने स्क्वायर लूप। द फ्रेम मूव्स टू द राइट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v। फ्रेम को आगे ले जा रहे हैं v वेलोसिटी से। इंड्यूस ईएमएफ बताना है। अगेन सिंपल क्वेश्चन कि भाई एक चलती हुई मूविंग रॉड अगर मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के परपेंडिकुलर मूव करती है तो वो BLV की बैटरी की तरह बिहेव करती है। जैसे ये वाली जो रॉड है, हम ये बोल सकते हैं ये अपने आप में इस राइट साइड में वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनटू द प्लेन है। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड? इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो गोइंग इनटू द प्लेन है, थंब रूल के मुताबिक। नाउ V क्रॉस V करो, ये वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड करेंगे तो थंब ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब यहां एक बैटरी बनेगी BLV की। सिमिलरली यहां भी एक बैटरी बनेगी BLV की। अब समस्या यह है कि यहां लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड कुछ अलग होगा क्योंकि वायर से कुछ अलग डिस्टेंस पे है। राइट में मैग्नेटिक फील्ड कुछ अलग होगा क्योंकि उसका वायर से कुछ अलग डिस्टेंस है। तो इसको बोल देते हैं B1, इसको बोल देते हैं B2, और लेंथ जो है वो A के बराबर दे रखी है तो A ही लिख देता हूं। यहां पे भी A इंटू V कर देते हैं, यहां भी A इंटू V। सो ओवरऑल अब इस पूरी स्क्वायर लूप में देखो बच्चों, स्क्वायर लूप के अंदर नेट ईएमएफ कितना है, चाहे क्लॉकवाइज सेंस में देख लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज में देख लो। जैसे मान लो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में देखें तो यहां पे पोटेंशियल गेन है, और जब उधर जाएंगे तो नीचे, ऊपर से नीचे जाएंगे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। मतलब टोटल ईएमएफ टोटल कैन बी रिटन एज B1AV माइनस B2AV। ये अपना ईएमएफ टोटल है एज पर द कंसेप्ट ऑफ मोशनल ईएमएफ। सो B1 की वैल्यू, ये डिस्टेंस कितना है भाई, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस हो जाएगा ये पूरा x माइनस A/2, और दूसरी वायर तक का ये डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस A/2। x जो है स्क्वायर के सेंटर तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, हमें वायर्स तक का डिस्टेंस चाहिए ताकि हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सके। लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगा रहा हूं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डिस्टेंस इज x माइनस A/2। ये है B1 की वैल्यू इंटू AV, माइनस B2 की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x प्लस A/2 इंटू AV, म्यू नॉट आई AV बाय 2 पाई। ये सब हो गए कॉमन, डिनोमिनेटर में बच रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, x माइनस A/2 इंटू एक्स प्लस A/2, एलसीएम ले लिया, ऊपर बनेगा x प्लस A/2 माइनस x माइनस A/2, जिसमें x की टर्म कटती हुई नजर आ रही है। तो इन्होंने बस प्रोपोर्शनल पूछा है, x की टर्म्स में प्रोपोर्शनल पूछा है। तो भाई नीचे 2x माइनस A और 2x प्लस A मुझे दिख रहे हैं, दैट इज सी ऑप्शन। बाकी सब टर्म्स कांस्टेंट है, म्यू नॉट आई AV, ये अंदर वाला भी A बन जाएगा A/2 माइनस माइनस A/2। सो प्रोपोर्शनलिटी इज 2x माइनस A 2x प्लस A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आंसर इज सी ऑप्शन। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट देखो 21st क्वेश्चन, two coaxial solenoids are made by winding thin insulated wire over a pipe of cross section area। ओके, एरिया दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है। इफ वन ऑफ द सोलेनॉइड हैज 300 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं N1 बोल दो इसको, दूसरे में नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं N2। देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस इज, तो डायरेक्टली बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन, और दोनों की लेंथ, दोनों को एक ही पाइप के ऊपर लपेटा गया है। चलो, तो दोनों सोलेनॉइड्स इसी तरह से हैं, एक ही पाइप पे दोनों सोलेनॉइड्स को लपेटा गया है। तो मतलब एक सोलेनॉइड की वजह से तो हम मैग्नेटिक फील्ड देख लेंगे, और जैसे एक सोलेनॉइड में मान लो I1 करंट फ्लो कर रहा है, इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट N1 बाय इसकी लेंथ L इंटू I1। अगर एक सोलेनॉइड में I1 करंट फ्लो कर रहा है तो उसके थ्रू हमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, म्यू नॉट NI।
मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है तो दूसरा सोलेनॉइड भी इसी के अंदर ही छुपा हुआ है, सेम साइज का। जिस सिलेंडर के ऊपर ये सोलेनॉइड लिपटा हुआ है उसी सिलेंडर पे एक दूसरा सोलेनॉइड भी लिपटा हुआ है। उस दूसरे सोलेनॉइड में से भी यही मैग्नेटिक फील्ड गुजरेगा, तो दूसरे सोलेनॉइड में से फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स थ्रू सोलेनॉइड नंबर 2, वो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड तो पहले सोलेनॉइड का, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन देख रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय एरिया दूसरे सोलेनॉइड का, दैट इज पाई इंटू आर स्क्वायर। रेडियस दिया हुआ है, हाँ एरिया ही दिया हुआ है, अच्छी बात है। मैग्नेटिक फील्ड पहले सोलेनॉइड का और एरिया दूसरे सोलेनॉइड का। ये हुआ एक सर्कल में से फ्लक्स, एक सर्कल में से या एक टर्न में से फ्लक्स, मल्टीप्लाइड बाय N2 भी करना पड़ेगा। सोच लो आराम से, टोटल पूरे सेकंड नंबर के सोलेनॉइड में से जो नेट फ्लक्स होगा, एक में से फील्ड इनटू एरिया मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल फ्लक्स आ गया। ये बन रहा है अपना V1 की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये बन रहा है म्यू नॉट N1 N2, ये A भी है, अपॉन L टाइम्स करंट। सेकेंड सोलेनॉइड में से फ्लक्स पहले सोलेनॉइड के करंट के प्रोपोर्शनल है, तो ये वाली जो टर्म है बच्चों, ये बन गई अपनी म्यूचुअल इंडक्टेंस। phi2 और I1 के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ही म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं या म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। तो इसकी ही वैल्यू पूछी है, डायरेक्टली सारी वैल्यूज फॉर्मूले में डालनी है, m आ जाएगा, हेंस म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 SI यूनिट्स में। N1 N2 दिए हुए हैं 300 और 400, 300 400। एरिया दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर में, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 की पावर -4 होता है, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 की पावर -3 हो गया, अपॉन लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का मतलब 0.2 मीटर। तो यहां से अपना म्यूचुअल इंडक्टेंस सॉल्व हो जाएगी। सॉल्व मैं जानता हूं सभी बच्चे कर लेंगे, आराम से कैलकुलेशन कर लेना। डी ऑप्शन इज द आंसर। दिस आंसर विल कम आउट टू बी 2.4 पाई इंटू 10 की पावर -4 हेनरी। हेनरी इज द एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, सेल्फ हो चाहे म्यूचुअल हो, हेनरी ही यूनिट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो, इन एन एसी जनरेटर व्हेन द प्लेन ऑफ आर्मेचर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फ्लक्स और ईएमएफ के बारे में बताना है। तो भाई मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है एसी जनरेटर के अंदर, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय बी इनटू साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी बोल दो। अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में ओमेगा टी का एंगल है तो ये फ्लक्स बन जाएगा। टी इक्वल टू 0 पे मैं ये मान के चल रहा हूं जब एरिया परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, या एरिया वेक्टर जब परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है तो फ्लक्स 0 हो जाएगा उस केस में। जब एरिया वेक्टर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है तो ओमेगा टी, उस केस में ओमेगा टी 0 होगा, फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो ये जो फॉर्मूला है, या सिंपली ऐसे बोल दो यार कि अगर ये अपना ये कोई लूप है जिसमें n टर्न्स है, इसका ये एरिया वेक्टर है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गुजर रहा है, इनके बीच में ये एंगल थीटा है। तो ये कह रहे हैं जब थीटा 90 डिग्री है तो उस वक्त फ्लक्स कितना होगा और ईएमएफ कितना होगा। थीटा वक्त के साथ बदलेगा, एंगुलर स्पीड पे डिपेंड करेगा। एसी जनरेटर के अंदर हम लूप को घुमा रहे होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, सो थीटा वक्त के साथ बदलता है। थीटा ओमेगा टी की टर्म्स में लिखा जा सकता है। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो हम बोल सकते हैं फ्लक्स तो 0 ही बन गया भाई, बी डॉट ए में बी इंटू ए इंटू कॉस 90 डिग्री, दैट विल बिकम 0। तो फ्लक्स तो हो जाएगा 0, और ईएमएफ कितना हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो उसमें फंडा क्या है भाई, अगर फ्लक्स के अंदर कॉस थीटा की टर्म आएगी या कॉस ओमेगा टी की टर्म आएगी तो ईएमएफ इंड्यूस के अंदर इसकी डिफरेंशिएशन के मुताबिक फैराडेज लॉ, कॉस ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन ओमेगा टी पैदा हो जाएगा। मतलब अगर देखो कॉस थीटा अगर 0 होता है तो साइन थीटा +1 हो जाता है या -1 हो जाता है। सिमिलरली उल्टा, जब साइन थीटा 0 होता है तो कॉस थीटा +1 या -1 हो जाता है।
तो इसका मतलब जब फ्लक्स जीरो होगा, जब बी और ए आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो फ्लक्स जीरो होगा और ईएमएफ का मैग्नीट्यूड उस वक्त मैक्सिमम पे होगा। बस इतनी सी ही बात पूछी है। सो करेक्ट ऑप्शन इज फ्लक्स विल बी जीरो, सॉरी ईएमएफ विल बी, एक मिनट क्या लिखा था, द प्लेन ऑफ द आर्मेचर। अच्छा प्लेन ऑफ आर्मेचर है, एरिया वेक्टर नहीं है बच्चों, एरिया वेक्टर नहीं है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन ऑफ आर्मेचर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब इस तरह का डायग्राम है, ये अपना प्लेन ऑफ आर्मेचर, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब बी वेक्टर और एरिया वेक्टर पैरेलल है। अगर प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल हो गए। पैरेलल हो गए मतलब कॉस थीटा 1 हो गया और साइन थीटा 0 हो गया। 0 डिग्री एंगल का कॉस 1 होता है, साइन 0 होता है, तो फ्लक्स 0 हो जाएगा और ईएमएफ मैक्सिमम हो जाएगा। सॉरी उल्टा बोल रहा हूं फिर से, फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा और ईएमएफ 0 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी। आई होप क्लियर है, कंफ्यूजिंग लैंग्वेज थी। एरिया वेक्टर का एंगल नहीं दिया है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, प्लेन ऑफ आर्मेचर का दिया है और एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी गई है, एक्ट्स एट राइट एंगल्स टू अ कॉइल ऑफ एरिया दिया गया है। ठीक है, मतलब एरिया वेक्टर, फिर से एरिया वेक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। नंबर ऑफ टर्न्स भी दी गई है। एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल इज 0.1 वोल्ट व्हेन इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड इन t सेकंड्स। ठीक है भाई, तो डायरेक्टली ये तो फैराडेज लॉ का क्वेश्चन है। हम बोल सकते हैं भाई इनिशियल फ्लक्स जो है वो है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है n, एरिया गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और इन दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल है क्योंकि राइट एंगल पे लग रहा है, राइट एंगल टू सरफेस, मतलब एरिया वेक्टर के साथ 0 डिग्री एंगल। इनिशियल फ्लक्स ये है और फिर फाइनली फ्लक्स को 0 कर दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दिया गया। तो भाई चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ, डेल्टा फाई, वो हुआ इन दोनों का डिफरेंस। प्लस माइनस के चक्कर में नहीं उलझ रहा मैं, बस सिंपली मैग्नीट्यूड देख रहा हूं। फ्लक्स का डिफरेंस कितना आया, NAB का फ्लक्स का डिफरेंस आया। अब फैराडेज लॉ कहता है कि ईएमएफ का मैग्नीट्यूड, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। ईएमएफ दिया हुआ है 0.1 वोल्ट, डेल्टा फाई आ गया अपना NAB से और टाइम की वैल्यू पूछी गई है। दैट्स इट, यहां से अपना टी सॉल्व हो जाएगा। टी इज बिकमिंग n इज 50, एरिया इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड इज 2 × 10 की पावर -2 अपॉन टाइम, सॉरी अपॉन 0.1, ये 0.1 नीचे आ गया। सो दिस इज बिकमिंग हाउ मच, ये 0.1 ऊपर आएगा, 100 बन जाएगा, एक 0.1 और एक ये 0 से मिलके 10 की पावर -2 कट गया, ये बन रहा है 10 × 10 की पावर -2 मतलब 0.1 सेकेंड्स, 0.1 सेकेंड का टाइम गैप रहा होगा फ्लक्स के 0 होने में। आंसर इज ऑप्शन बी। और देखो बच्चों आगे, इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस 1 ओम एंड रेजिस्टर 2 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब LR सर्किट हो गया है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ XL इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज में कनेक्टेड है टू द बैटरी टर्मिनल्स ऑफ 6 वोल्ट RMS AC सोर्स। ये हमें VRMS गिवन है अक्रॉस द LR कॉम्बिनेशन। पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट पूछा है भाई, पावर का फॉर्मूले पे बेस सीधा क्वेश्चन। पावर का फॉर्मूला होता है किसी भी AC सर्किट के अंदर, दैट इज VRMS into IRMS into cos phi, where cos phi is also called as power factor। VRMS की वैल्यू दी गई है 6 वोल्ट्स, IRMS होगा VRMS अपॉन इंपिडेंस। इंपिडेंस का फॉर्मूला लगाया √XL² प्लस R²। XC यहां है नहीं तो XL माइनस XC का होल स्क्वायर करते। और cos phi का फॉर्मूला, हमें tan phi का फॉर्मूला जनरली याद रहता है बच्चों को। tan phi जो होता है वो होता है XL
माइनस एक्स सी अपॉन आर। इस क्वेश्चन में कैपेसिटर है नहीं, तो tan फाई है एक्सएल अपॉन आर। तो उस tan फाई की मदद से हम cos फाई निकाल सकते हैं। cos फाई बन रहा है, वो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मुझे लिखना है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। उस tan फाई की मदद से मैंने cos फाई निकाला, वो यहां फॉर्मूले में पुट कर दिया। डायरेक्टली अब सारी वैल्यूज पुट करनी है बस। दिस 6 इंटू वी आर एम एस इज अगेन 6 इंटू ये आर है 2 अपॉन ये रूट रूट कट जाएंगे, मल्टीप्लाई होके एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो दिस विल बी अवर पावर। ये बन रहा है 6 36 इंटू 2 72 अपॉन 5। दिस इज कमिंग आउट टू बी 14.4 वॉट की एवरेज पावर डिसिपेट होगी। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आगे देखो नेक्स्ट में, एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी सर्किट इंक्रीजेज द करंट फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज। ठीक है, व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट एलिमेंट्स इज मोस्ट लाइकली टू कंप्राइज द सर्किट। तो बच्चे तो स्टैंडर्ड बात है यार, जो अपना आरएलसी सर्किट होता है, आरएलसी सर्किट में करंट एम्पलीट्यूड या आरएमएस करंट बोल दो और ओमेगा के बीच में जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है। बीच में जहां पे ये ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC होता है, इसको बोलते हैं हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जहां पे करंट एम्पलीट्यूड या आरएमएस करंट मैक्सिमम होता है, पहले करंट एम्पलीट्यूड बढ़ता है फिर घटता है। ये बात किसके लिए है? ये आरएलसी सर्किट के लिए है, जो अपने सिलेबस में सिर्फ आरएलसी सर्किट ही है। तो रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर जब तीनों इंक्लूडेड होते हैं तो इस तरह का ग्राफ बनता है। ये बात डायरेक्टली याद ही रखनी है, ऐसे बोल दो स्टैंडर्ड एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्टली मेंशन है ये सारी बातें। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड या डायरेक्ट कंसेप्ट बेस्ड कह सकते हो। ऑप्शन इज डी, आरएलसी से तीनों से मिलकर बना होगा। हाँ बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसमिटेड ओवर लार्ज डिस्टेंसेस एट हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। जैसे पोल्स पे लिखा होता है डेंजर 22,000 वोल्ट, तो हाई वोल्टेज के ऊपर लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा गया है। क्या है? फॉर अ गिवन पावर ट्रेवल देयर इज लोअर करंट, फॉर अ गिवन पावर लेवल देयर इज लोअर करंट, सही बात है। लोअर करंट इंप्लाइज लेस पावर लॉस, सही है। सेम ही स्टेटमेंट्स है, किसी भी एक गिवन पावर लेवल पे लो करंट रखेंगे तो पावर लॉस कम होगा, क्योंकि I²R होता है भाई पावर। करंट अगर कम है तो पावर लॉस भी कम होगा। ट्रांसमिशन लाइंस कैन बी मेड थिनर, ये स्टेटमेंट एकदम गलत है, क्योंकि भाई अगर हाई वोल्टेज पे अगर करंट जा रहा है तो करंट की वैल्यू काफी कम होगी। करंट की वैल्यू कम होगी तो वायर का थिन होना पॉसिबल नहीं है, वायर एक एप्रोप्रिएट थिकनेस की रहेंगी। तो ट्रांसमिशन लाइन जैसे तुमने प्रैक्टिकली देखा भी है, काफी ज्यादा थिकनेस की होती हैं, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस उनके अक्रॉस वेरी हाई होता है। तो डायरेक्टली कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इंस्टेंटेनियस करंट फ्रॉम एन एसी सोर्स। इंस्टेंटेनियस करंट I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी की फॉर्म में लिखा हुआ है। बहुत ही डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन, आरएमएस वैल्यू करंट की पूछी है। तो आरएमएस करंट क्या होता है बच्चों? करंट का एम्पलीट्यूड अपॉन √2। करंट का एम्पलीट्यूड 5 लिखा हुआ है अपॉन √2। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 3.54 एम्पियर। करेक्ट ऑप्शन इज सी। इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ पीक वैल्यू मतलब एम्पलीट्यूड गिवन है, इज अप्लाइड अक्रॉस एन एसी एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस गिवन है, वोल्टेज की पीक वैल्यू गिवन है, रीडिंग ऑफ एमीटर की जो रीडिंग होती है बच्चों वो होती है IRMS। एमीटर जो होता है ऑल्टरनेटिंग एमीटर, वो आरएमएस वैल्यू को रीड करता है, जिसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? सिंपली VRMS अपॉन रेजिस्टेंस। प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, कोई इंपीडेंस का चक्कर नहीं, तो VRMS अपॉन R करना है। VRMS कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 350 अपॉन √2 अपॉन रेजिस्टेंस 100 ओम का। सो ये बन रहा है 3.5 अपॉन √2।
या से बोल दो 3.5 अपॉन 1.414 इतने एम्पियर की रीडिंग होगी। जैसे ही तुम इसको सॉल्व करोगे ये तुम्हें मिल जाएगा 2.47 एम्पियर का। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, इजी क्वेश्चंस, ऑल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अ पैसेंजर इन एयरप्लेन, एरोप्लेन के अंदर कोई बंदा बैठा है, उसको क्या रेनबो दिख सकता है या नहीं दिख सकता? तो रेनबो का बेसिक कंसेप्ट क्या है बच्चों? रेनबो हमें कैसे दिखता है? वाटर ड्रॉपलेट्स जब होती हैं, मॉइस्चर जब होता है हवा में, तो वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हमें रेनबो अपीयर होता है। तो एरोप्लेन के अंदर अगर हम बैठे हैं तो भाई एरोप्लेन भी कोई ऐसी हाइट पे तो उड़ता नहीं है जहां एयर या वाटर प्रेजेंट ना हो, वहां भी एयर वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती हैं, तो वहां होती हैं, तो वहां भी हमें रेनबो दिख सकता है। तो दोनों तरह के रेनबो हमें दिख सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। लेकिन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स या कॉन्सेंट्रिक आर्क्स, अब हमें आर्क शेप का रेनबो क्यों दिखता है, पूरा सर्कल क्यों नहीं दिखता, सेमी सर्कल दिखता है? वो इसलिए नहीं दिखता क्योंकि जमीन के नीचे की साइड में, जैसे मान लो यहां पे अर्थ है, अर्थ की साइड में यहां पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो यहां पे खड़े हुए बंदे को ये वाली रोशनी इसकी आंखों में नहीं पहुंच पा रही क्योंकि रास्ते में अर्थ अड़ गई। लेकिन जब हम हाइट पे होंगे, एरोप्लेन पे होंगे, तो हमें सभी डायरेक्शन से रोशनी आती हुई अपीयर होगी, सभी कलर्स सर्कल्स फॉर्म करेंगे। दैट वुड बी बी ऑप्शन। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो दिखेंगे, कंसेप्चुअल बात। अदरवाइज अगर हम अर्थ सरफेस पे खड़े हैं तो सेमी सर्कल्स या आर्क्स फॉर्म में दिखता है हमें रेनबो। आगे बढ़ते हैं। टू lenses of power -15 diopters and +5 diopters are placed in contact coaxially। तो इकट्ठे अगर उनको ज्वाइन करके रखा है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इक्विवेलेंट पावर जो है बन जाएगी P1 + P2। P1 + P2 करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये बनेगा -10 डायोप्टर्स। पूछा है द फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, तो भाई 1 अपॉन फोकल लेंथ फॉर्मूला होता है पावर का। तो फोकल लेंथ यहां से बन रही है, फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंस इज -1/10 मीटर्स में, या -0.1 मीटर्स, या -10 सेंटीमीटर्स। दैट इज अवर आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मतलब डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सीधा आगे बढ़ रहे। अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट टू बी व्यूड can be brought closer to the eye than normal near point। ठीक है, बिल्कुल ये सिंपल माइक्रोस्कोप की बात हो रही है। सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब सिंपली एक कन्वेक्स लेंस जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं, उसको अगर हम आई के करीब लाएं तो चीजें हमें मैग्नीफाइड दिखती हैं। दिस रिजल्ट्स इन, तो इमेज कैसी बनेगी? तो भाई जब तक यार हमें वैसे भी केवल हमें वर्चुअल इमेजेस ही दिखती हैं बच्चों, और रियल ऑब्जेक्ट्स की वर्चुअल इमेजेस हमेशा इरेक्ट होती हैं, तो सीधा आंसर बोल सकते हैं यार वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी। बाकी इनफाइनाइट मैग्निफिकेशन एट नियर पॉइंट, बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं एक बार। ए ऑप्शन में लिखा हुआ है स्मॉलर एंगल टू बी सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई एंड हेंस व्यूड इन अ ग्रेटर डिटेल। नहीं भाई, हम यूज क्यों करते हैं माइक्रोस्कोप का? ताकि एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात हो सके, मतलब जो एंगल सबटेंड हो रहा है ऑब्जेक्ट का वो बढ़ सके। जितना एंगल हमारे ऊपर कोई ऑब्जेक्ट सबटेंड करता है उतना ही साइज हमें बड़ा दिखता है उस ऑब्जेक्ट का, तो स्मॉलर एंगल नहीं होगा, बिगर एंगल होना चाहिए था, हेंस ए इज रॉन्ग। इंक्रीज इन द फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू का इससे कोई लेना देना नहीं है। फील्ड ऑफ व्यू सिंपली लेंस के अपर्चर साइज पे डिपेंड करता है। डी ऑप्शन में इनफाइनाइट मैग्निफिकेशन एट द नियर पॉइंट, नियर पॉइंट पे अगर 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे किसी ऑब्जेक्ट की इनफाइनाइट मैग्निफिकेशन हो रही है तो उस केस में तो मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत ही नहीं है, उस केस में ऑलरेडी उसको एनलार्ज साइज दिखाई देगा, तो डी ऑप्शन का भी कोई मीनिंग नहीं है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ रहे हैं। 32nd क्वेश्चन में देखो, ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स अ स्टेशनरी प्लेन मिरर at a speed of 4 meter per second. With what speed will his image move towards him? ध्यान से, यहां पे अगर एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के सामने यहां कोई पर्सन है जो 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो भाई प्लेन मिरर में तो सीधी कहानी होती है, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का उतना ही डिस्टेंस इमेज का। तो अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, तो उधर से इमेज भी 4 मीटर पर सेकंड से इसकी तरफ आ रही होगी। लेकिन ये नहीं पूछा, इमेज की वेलोसिटी डायरेक्टली नहीं पूछी, इन्होंने पूछा है
विद व्हाट स्पीड विल हिज इमेज मूव टूवर्ड्स हिम, मतलब विद रिस्पेक्ट टू पर्सन हमें इमेज की स्पीड बतानी है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू पर्सन वो हो जाएगी, अगर मैं लेफ्ट साइड को पॉजिटिव मानूं तो 4 माइनस माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव मोशन वाला फॉर्मूला लगाया, v इमेज माइनस v पर्सन दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी C। नेक्स्ट देखो, द टाइम टेकन बाय द लाइट टू क्रॉस अ ग्लास ऑफ थिकनेस 4 mm एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 3। टाइम टेकन पे क्वेश्चन है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो भी डिस्टेंस लाइट को ट्रेवल करना है अपॉन कितनी स्पीड से करना है। तो डिस्टेंस ट्रेवल करना है 4 mm का, कितनी स्पीड से करना है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, जब किसी मीडियम में से लाइट ट्रेवल कर रही हो तो स्पीड ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड हो जाती है। मतलब स्पीड को लिखूंगा c/3, c/म्यू की स्पीड की बजाय म्यू की वैल्यू यहां 3 गिवन है तो c/3 डाल दिया। तो ऐसा ही यूनिट्स में अगर हम बात करें तो ये है 4 × 10⁻³ स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ और इसको 3 से डिवाइड भी करना है, 3 और 3 कट जाएंगे। सो ये बन रहा है 4 × 10⁻11 सेकेंड्स। इतने जरा से टाइम में 4 mm की जरा सी थिकनेस बहुत ही जल्दी लाइट ट्रेवल कर लेगी। 4 × 10⁻11 सेकेंड, करेक्ट ऑप्शन इज ए। आगे आ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर सनलाइट इंसिडेंट ऑन ए स्लिट ऑफ विड्थ। स्लिट की विड्थ दे रखी है, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, मतलब डिफ्रैक्शन की बातें। इमेज सीन थ्रू द स्लिट शेल बी, ए ऑप्शन है बी ए फाइन शार्प स्लिट व्हाइट इन कलर एट द सेंटर। बच्चों डिफ्रैक्शन की बातें हैं, डिफ्रैक्शन में क्या होता है, सेंट्रल एक ब्राइट फ्रिंज बनती है और उसके चारों तरफ मैक्सिमा मिनिमा फॉर्म होते हैं और जितना हम दूर जाते हैं सेंटर से इंटेंसिटी कम होती जाती है। अब यहां ये काम व्हाइट लाइट के साथ हो रहा है, सनलाइट के साथ हो रहा है, तो उसमें तो सारी वेवलेंथ्स प्रेजेंट है। मतलब कहीं पे रेड का मैक्सिमा बनेगा तो कहीं वॉयलेट का मैक्सिमा बनेगा तो कहीं ग्रीन का मैक्सिमा बनेगा। हाँ, सेंटर पे सबका मैक्सिमा बनेगा तो हम बोल सकते हैं सेंट्रल स्पॉट व्हाइट होगा और उसके चारों तरफ रंग बिरंगी चित्रकारी हो रखी होगी, कहीं रेड कहीं वॉयलेट ज्यादा होगा, तो एक कलरफुल सा पैटर्न बनेगा। बस उसी बात पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या होगा, बी ए फाइन शार्प स्लिट विद व्हाइट कलर, नहीं, गलत। A bright slit white at the center diffusing to zero intensities at the edges. At the edges zero नहीं होंगी, कलरफुल इमेजेस बनेंगी, मैक्सिमास मिनिमास अलग अलग कलर्स के अलग अलग जगह बनेंगे। A bright slit white at the center diffusing to the regions of different colors. Yes, this is correct. Only be a diffuse slit white in color, गलत। C ऑप्शन इज करेक्ट। कंसेप्चुअल क्वेश्चन, यही बात यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी होती है, ध्यान रखनी है। अगर व्हाइट लाइट यूज करोगे या ग्रुप ऑफ वेवलेंथ्स यूज करोगे तो कीचड़ मच जाएगा, मतलब स्क्रीन के ऊपर अलग अलग रंग अलग अलग मैक्सिमास मिनिमास बना रहे होंगे। अगले क्वेश्चन में देखो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड ग्लास एंड वाटर डिक्रीजेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर। मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें स्पीड कम होगी, ये बात हम जानते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब ज्यादा होता है, जब डेंसर मीडियम होता है। डेंसर मीडियम मतलब जिसकी डेंसिटी ज्यादा, जिसकी ज्यादा डेंसिटी उसमें स्पीड कम होगी। ठीक है, कंसेप्ट जो यूज हो रहा है वो है स्पीड इज लेस, स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इन डेंसर मीडियम, दैट इज द कंसेप्ट। डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी है, डायमंड की सबसे ज्यादा है, मतलब सबसे कम स्पीड डायमंड में होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। एक ही ऑप्शन है जिसमें डायमंड सबसे कम पे है, दैट इज ए ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, अगेन ए इज द आंसर। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। तो भाई लाइट के ना बहुत सारे फिनोमिना हम पढ़ते हैं अपने सिलेबस में, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारे जो फिनोमिना है ये सब वेव नेचर की मदद से एक्सप्लेन किए जाते हैं, हाइगन्स प्रिंसिपल की मदद से या वेव ऑप्टिक्स की बातों से। अब जो छठा फिनोमिना है दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके लिए प्लैंक ने, मैक्स प्लैंक ने और एल्बर्ट आइंस्टीन ने रिसर्च की थी जिससे उसकी थ्योरी आई थी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पार्टिकल थ्योरी पे बेस्ड है। सो अगेन कंसेप्चुअल क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द आंसर, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ओनली। बाकी पोलराइजेशन, रिफ्रैक्शन, ऑप्टिकल एक्टिविटी माने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन सब मिला के
सब वेव्स के थ्रू समझाया जा सकता है। सो आंसर वुड बी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच इज बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर। ऑलराइट, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखो, कोहेरेंस ऑफ टू लाइट सोर्सेज मींस दैट लाइट वेव्स एमिटेड आर, कोहेरेंसी का मीनिंग पूछ रहे हैं सिंपल। कोहेरेंट, दो सोर्सेज को कोहेरेंट कब कहते हैं? जब उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, दैट्स द ओनली थिंग। सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, तभी कोहेरेंसी की बात होती है। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी गलत है, सेम इंटेंसिटी सेम वेलोसिटी भी गलत है। अगेन कंसेप्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, इफ अ ट्रांसपेरेंट स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, थिकनेस गिवन है ग्लास स्लैब की, is inserted in front of one of the slits of Young's double slit experiment, how much will be the shift of interference pattern? तो डायरेक्टली बच्चों फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन, शिफ्ट जो होती है या समझ लेते हैं कंसेप्चुअली भी। देखो ये अपना यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जिसमें दो स्लिट्स हैं S1 और S2, सामने ये स्क्रीन है। इस किसी एक स्लिट के सामने हमने यहां ग्लास स्लैब लगा दी कोई, तो क्या होगा? इसकी वजह से जब ये कोई भी एक लाइट रे इसमें से गुजरेगी तो उसका पाथ डिफरेंस बदल जाएगा। अच्छा पूछा क्या, एक बार पूरा पढ़ भी ले। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स दिया हुआ है, दिस डिस्टेंस इज गिवन स्मॉल डी, जिसे हम बोलते हैं 0.5 mm। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन ये दिया हुआ है, कैपिटल डी इज इक्वल टू 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर माने 1 मीटर। और इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और इस स्लैब की थिकनेस गिवन है। ठीक है, अब कोई भी लाइट रे जब इसके थ्रू जाएगी तो उसका, ये दो लाइट रेज स्लिट S1 और S2 से निकली, यहां इंटरफेरेंस हो रही है, इन दोनों का पाथ डिफरेंस पे सारी बातचीत होती है। तो भाई इस पॉइंट पे जो पाथ डिफरेंस होगा दोनों लाइट रेज का वो कितना होगा? डेल्टा एक्स जिसे कहते हैं। अब यहां पे ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हमें देखना जरूरी है कि भाई ये S2 से लेकर इस P पॉइंट तक का डिस्टेंस माइनस S1 से लेकर P पॉइंट तक का डिस्टेंस हम किया करते थे पाथ डिफरेंस के लिए, लेकिन यहां पे अब रास्ते में थोड़ी सी ग्लास स्लैब आ गई, T थिकनेस की ग्लास स्लैब है, तो पूरा S1P माइनस नहीं करेंगे। S1P में से T थिकनेस ये वाला तो वैक्यूम रीजन के अंदर से ट्रेवल किया उसने, और बाकी जो T थिकनेस ट्रेवल करी वो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू करी, मतलब प्लस म्यू टी अलग से आएगा। म्यू इंटू टी इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल पाथ। जब T थिकनेस का रास्ता लाइट ट्रेवल करती है म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में से, तो उसकी T थिकनेस काउंट में नहीं ली जाती, म्यू टी काउंट में लिया जाता है पाथ देखते हुए, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ। तो ओवरऑल जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बन रहा है वो बन रहा है S2P माइनस S1P और माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये वाली टर्म अपनी एक्स्ट्रा आ गई पाथ डिफरेंस में। तो भाई जहां पे पाथ डिफरेंस 0 होता है उसे हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा पहले तो तब होता था जब S2P और S1P बराबर हो जाते थे। अब ये वाला एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आया है, इस एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस की वजह से या माइनस साइन की वजह से जो पाथ डिफरेंस में चेंज आया है वो है म्यू माइनस 1 इंटू टी। सो हेंस जो फेज डिफरेंस में पूछा क्या है, द डिस्टेंस शिफ्ट पूछा है, फ्रिंजेस कितना शिफ्ट हो जाएंगी या सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट हो जाएगा। सो हम बोल सकते हैं फॉर सेंट्रल मैक्सिमा डेल्टा एक्स 0 होता है, या ऐसे बोल दो S2P माइनस S1P इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी होगा। इन दोनों का डिफरेंस का हमें फॉर्मूला याद है, वाई डी बाय कैपिटल डी। रास्तों का डिफरेंस S2P और S1P का पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला वाई डी बाय डी इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो यहां से अपना सेंट्रल मैक्सिमा का वाई कोऑर्डिनेट आ गया। सेंट्रल मैक्सिमा जनरली बिल्कुल सेंटर पे बनता है y इज इक्वल टू 0 पे, लेकिन अब वो कुछ शिफ्ट हो गया। कितना शिफ्ट हो गया? इस पोजीशन पे पहुंच गया है। अगर ऊपर वाली स्लिट पे स्लैब लगाओगे तो सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, नीचे वाली स्लिट पे लगाओगे तो सेंट्रल मैक्सिमा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो यही शिफ्ट हमसे पूछी है, हेंस अब सारी वैल्यूज इसमें पुट करनी है अपने को। म्यू की वैल्यू 1.5 दी हुई है, तो 1.5 माइनस 1 दैट इज 0.5 पहली चीज। थिकनेस दी हुई है
2.5 इंटू 10 की पावर -5 ये पुट कर देंगे, ठीक है। कैपिटल डी की वैल्यू सुंदर है, 1 मीटर है, 1 को मैं लिख ही नहीं रहा मल्टीप्लीकेशन में, और अपॉन में स्मॉल डी दिया हुआ है 0.5 mm, मतलब ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -4 या 0.5 इंटू 10 की पावर -3 लिख देते हैं। 0.5 कट रहे हैं, ये बन रहा है 2.5 इंटू 10 की पावर -2। 2.5 इंटू 10 की पावर -2 का मतलब 2.5 सेंटीमीटर, 10 की पावर -2 मतलब 1 सेंटीमीटर। सो इजी क्वेश्चन। तो कई बच्चे इस फॉर्मूले को याद भी कर लेते हैं, याद भी रख सकते हो। शिफ्ट का फॉर्मूला या सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्टेड हो जाएगा ग्लास स्लैब के इंट्रोड्यूस हो जाने से। आगे आते हैं, मतलब ये थोड़ा लंबा है क्वेश्चन, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो लंबा पड़ रहा है, फॉर्मूला याद है तो झट से हो जाएगा, बस यही बात है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, वेवलेंथ ऑफ फोटोन नीडेड टू रिमूव अ प्रोटॉन फ्रॉम न्यूक्लियस विच इज बाउंड टू न्यूक्लियस विद 1 मेगावोल्ट एनर्जी इज नियरली। तो बस सिंपली यही पूछना चाह रहे हैं, बस 1 मेगावोल्ट एनर्जी को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी का, कितनी वेवलेंथ का फोटोन चाहिए। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, hc बाय लैम्डा ये होती है फोटोन की एनर्जी। फोटोन की एनर्जी को 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देते हैं। इसका शॉर्टकट ये है बच्चों, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, h इंटू सी की वैल्यू याद रखनी होती है अपने को। h इंटू सी होता है 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू याद रखो, एसआई यूनिट्स के चक्कर में मत पड़ो। तो यहां से लैम्डा आ रहा है 1240 नैनोमीटर इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गए, ये बन रहा है नैनोमीटर में ही ऑप्शंस है, बढ़िया बात है। तो 1240 इंटू 10 की पावर -6 नैनोमीटर, ऐसे बोल दो 1.24 इंटू 10 की पावर -3 नैनोमीटर। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, 10 की पावर -3 नैनोमीटर के ऑर्डर की है या पिकोमीटर के ऑर्डर की है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, 39th इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू v नॉट आई कैप, ये आई कैप लिखना चाह रहे हैं, एंड इज इन अ मैग्नेटिक फील्ड b इज इक्वल टू b नॉट j कैप, देन इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो इलेक्ट्रॉन कुछ वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, एक वेलोसिटी आई कैप में, मैग्नेटिक फील्ड जे कैप में। तो चार्ज की मोशन परपेंडिकुलर टू जब मैग्नेटिक फील्ड होती है तो कैसे मोशन होती है, मैग्नेटिज्म चैप्टर की बात, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है जिसमें रेडियस का फॉर्मूला mv/qb होता है, स्पीड कांस्टेंट रहती है। तो क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा तो मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा। मैग्नीट्यूड में मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जिसका फॉर्मूला होता है h/p वो भी कांस्टेंट रहेगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा पूरी मोशन में h/p से, डी ब्रॉगलीज इक्वेशन से। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगेन, मैग्नेटिज्म प्लस पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, सॉरी उल्टा बोल दिया, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैल्यू ऑफ प्लैंक्स एनर्जी, सीधा फॉर्मूला बेस्ड बात, एक फोटोन की एनर्जी hc बाय लैम्डा, अगर n फोटोन्स आ रहे हैं किसी रोशनी के अंदर तो n hc बाय लैम्डा, सीधा कंसेप्चुअल बात, ए ऑप्शन इज करेक्ट, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है भाई हम जानते हैं। इन द मॉलिक्यूल न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटम्स, दोनों एटम्स के अंदर अपने अपने न्यूक्लियस भी हैं, वो बॉन्डिंग करके बैठे हैं दोनों एटम्स और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना के बैठे हैं। तो न्यूक्लियस के बीच में आपस में फोर्सेस हम कंसीडर नहीं करते जनरली, जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो न्यूक्लियर की कोई बात ही नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्या बोल रहे हैं देखते हैं। इज नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज न्यूक्लियर फोर्सेज आर शॉर्ट रेंज, बिल्कुल सही बात है भाई। दो न्यूक्लियस के बीच में अगर फर्मी मीटर से ज्यादा या फेम्टोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस हो गया, 10 की पावर -15 मीटर का डिस्टेंस होता है जब दो न्यूक्लियस के बीच में या प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के बीच में, तो न्यूक्लियर फोर्सेस जिंदा हो जाते हैं। अगर उनको दूर ले गए, जैसे मान लो 2 प्रोटॉन्स के बीच में या एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच में 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी है, फर्मी मीटर की दूरी नहीं है, तो उस केस में न्यूक्लियर फोर्सेस होंगे ही नहीं।
ठीक है, न्यूक्लियर फोर्सेस केवल शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं, जब हम दो चीजों को बहुत पास लाएं, दो न्यूक्लियॉन्स को जब बहुत पास लाएं तभी वो जिंदा होते हैं। ए ऑप्शन ही सही है, बाकी ऑप्शन भी रीड कर लेते हैं एक बार। इज एज इंपॉर्टेंट एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, गलत बात है भाई। कैंसिल्स द रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियाई, बिल्कुल गलत, है ही नहीं न्यूक्लियर फोर्सेस। दूर दूर अगर न्यूक्लियस होंगे तो न्यूक्लियर फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। h/2π हैज द डायमेंशन ऑफ, h/2π ये कहां आता है, बोहर, नील बोहर के मॉडल में, एटॉमिक मॉडल में एंगुलर मोमेंटम उसने डिफाइन किया था, बोहर सेकंड पोस्टुलेट, दैट इज nh/2π, देयर L is angular momentum, और ये n कौन होता है बच्चों, n होता है ऑर्बिट नंबर, पहला ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट वो डालना होता है इसके अंदर। तो n का तो कोई यूनिट डायमेंशन है नहीं, मतलब h/2π अपने आप में एंगुलर मोमेंटम को ही शो कर रहा है। डी ऑप्शन इज करेक्ट, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। आगे देखो, व्हेन अ न्यूक्लियस इन एन एटम अंडरगोज अ रेडियोएक्टिव डिके द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स ऑफ द एटम, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी। देखो इलेक्ट्रॉन कोई न्यूक्लियस के अंदर तो छुपे नहीं होते, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं, उनकी एनर्जी की बातचीत हम बोहर मॉडल में कर रहे होते हैं, एटम चैप्टर में कर रहे होते हैं। वो किस पे डिपेंड करते हैं, न्यूक्लियस के चार्ज नंबर पे डिपेंड करते हैं, बस केवल जेड पे, जेड स्क्वायर पे करते हैं बेसिकली। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो होती है वो प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर होती है, एज पर बोहर एटॉमिक थ्योरी अगर हम बात करें, या जेड पे डिपेंडेंट होती है, चार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस पे। तो भाई किस केस में चार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस चेंज होगा या नहीं होगा, इस बात पे सवाल है। तो ए ऑप्शन, डू नॉट चेंज फॉर एनी टाइप ऑफ रेडियो एक्टिविटी, मतलब ये सोचना है हमें, अल्फा बीटा और गामा, इन्हीं के बारे में तीन ऑप्शंस हैं। तो अल्फा डीके में क्या होता है बच्चों, हीलियम का न्यूक्लियस बाहर निकल जाता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बाहर निकल गए, तो क्या होगा, चार्ज नंबर घट जाएगा 2 से। बीटा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर निकल जाता है, तो चार्ज नंबर +1 हो जाता है बीटा डीके में। गामा डीके में क्या होता है, गामा रेडिएशंस बाहर निकलती हैं, रेडिएशंस जब बाहर निकलती हैं तो उस केस में मास नंबर चार्ज नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो गामा रेडिएशंस के अंदर Z सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स घूमने चारों तरफ चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम रहेगी। तो अल्फा और बीटा पार्टिकल्स के एमिशन के दौरान चेंज होगा और गामा में चेंज नहीं होगा, बिकॉज गामा इज नॉट अ पार्टिकल, गामा इज रेडिएशन। अल्फा एंड बीटा आर पार्टिकल्स, ठीक है ना, हीलियम न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन ही बीटा पार्टिकल है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगेन, आगे देखो, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सब बच्चे जानते हैं तो बचपन से ही, न्यूक्लियस किसका बना होता है भाई, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच इज अ नॉन सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है बच्चों, जो फोर्स किसी एक पॉइंट की तरफ लगे, जैसे चार्जेस के बीच में फोर्स होता है Q1 Q2, Q2 पे लगने वाला फोर्स हमेशा Q1 की तरफ या Q1 से अवे लगता है, ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी सेंट्रल फोर्स है। ग्रेविटेशन जैसे हम सब पे जो फोर्स लग रहा है अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, वो अर्थ के सेंटर की तरफ लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो सेंट्रल। बट जो न्यूक्लियर फोर्स है ये सेंट्रल फोर्स नहीं होता, अगर ये होता तो इसका भी कुछ ना कुछ हम फॉर्मूला बना के पढ़ रहे होते, बट अगेन ये एक सेंट्रल फोर्स नहीं है, जिसकी वजह से इसको एक प्रॉपर फॉर्मूले के अंदर डिफाइन नहीं किया जा सकता, थ्योरेटिकली ही इसको समझा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखने वाली बात है बी ऑप्शन, न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट डिप्लीशन रीजन ऑफ डायोड, अगेन कंसेप्चुअल सवाल, डिप्लीशन रीजन जहां पे ओवरऑल चार्ज कैरियर्स एक तरह से ब्लॉक हो जाते हैं, करंट काफी कम फ्लो कर रहा होता है। हाँ, क्या बोला जा रहा है, देयर आर नो मोबाइल चार्जेस, भाई जीरो मोबाइल चार्जेस तो नहीं बोल पाएंगे, कुछ ना कुछ चार्जेस तो उसके अंदर भी, ड्रिफ्ट करंट उसके अंदर भी होता है। बी ऑप्शन, इक्वल नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट मेकिंग द रीजन न्यूट्रल,
नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को मिला के डायोड बनती है, जिसके बीच में डिप्लीशन रीजन होता है। पी टाइप और एन टाइप में दोनों में ही होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर नहीं होती, बराबर होती है तो उसको न्यूट्रल सेमीकंडक्टर बोला जाता है। पी टाइप और एन टाइप नहीं बोलते, उसको इंट्रिंसिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन भी गलत। सी में रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैज टेकन प्लेस, ये बिल्कुल सही बात है। डिप्लीशन रीजन के अंदर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स रिकंबाइन हो रहे होते हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट। याद रखने वाली बातें 47th, सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, 220 वोल्ट्स एसी सप्लाई इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। इन दोनों के बीच में ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है 220 वोल्ट की, मतलब ये आरएमएस वोल्टेज है एक तरह से, ठीक है। और ऑल्टरनेटिंग है, ऑल्टरनेटिंग होने का मतलब क्या है, कभी जब ये ए पे पॉजिटिव टर्मिनल आएगा, बी पे नेगेटिव आएगा, लेकिन ऑल्टरनेटिंग है, थोड़े टाइम बाद ए पे नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा, बी पे पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। फ्लक्चुएट हो जा रहा है, कभी ये पॉजिटिव कभी ये पॉजिटिव टर्मिनल। ऑल्टरनेटिंग का मीनिंग ही यही है। पूछ क्या रहे हैं, व्हाट विल बी द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द कैपेसिटर। अब यहां डायोड भी लगी हुई है, देखो डायोड में क्या होगा, जब ए पॉइंट पॉजिटिव टर्मिनल है तो डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, जब ए पॉइंट नेगेटिव टर्मिनल बनेगा तो डायोड रिवर्स बायस हो जाएगी। रिवर्स बायस हो जाएगी तो बहुत नेग्लिजिबल करंट होगा, कैपेसिटर बेचारा चार्ज ही नहीं हो पाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन जब फॉरवर्ड बायस होगी तब तो कैपेसिटर चार्ज होगा। सो इन फॉरवर्ड बायस्ड केस, व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, इन फॉरवर्ड बायस्ड केस ऑफ डायोड, जो कि थोड़े टाइम, आधे टाइम फॉरवर्ड बायस रहेगी ये, आधे टाइम रिवर्स बायस्ड, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग सप्लाई है। तो जब फॉरवर्ड बायस रहेगी उस वक्त चार्ज जो होगा कैपेसिटर पे वो होगा सीवी, और सीवी का मतलब हो जाएगा सी इंटू इसका फंक्शन सी वी नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि वी जो है वो अपने आप में एक ऑल्टरनेटिंग फंक्शन। पूछा क्या, बट विल बी द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस वी, पोटेंशियल डिफरेंस ही पूछा यार। तो डेल्टा वी अक्रॉस कैपेसिटर जो है वो तो सिंपली यार यही है जो सप्लाई मिली है, दैट इज वी नॉट साइन ओमेगा टी। कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो वी नॉट साइन ओमेगा टी का ही है जब फॉरवर्ड बायस होगी, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो ये कितना हो जाएगा, वी नॉट हो जाएगा वी आर एम एस इंटू √2। सिंपल क्वेश्चन, वी आर एम एस अपॉन, वी आर एम एस जो होता है वो वी नॉट अपॉन √2 होता है, तो आंसर इज डी ऑप्शन, ठीक है। फॉरवर्ड बायस के केस में ही बनेगा ये, बस जब आधे टाइम रिवर्स बायस होगी तो कैपेसिटर पे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नेग्लिजिबल होगा, हम ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट देखो, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर माने सिलिकॉन एक्ट्स एज, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर 0 केल्विन का टेम्परेचर अगर आए तो भाई सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज क्या है, सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन। कंडक्टर में उल्टा खेल होता है टेम्परेचर के साथ, सेमीकंडक्टर में उल्टा। कैसे, कंडक्टर में रेजिस्टिविटी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ने से, सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। यहां पे बोल रहे हैं 0 केल्विन पे, तो 0 केल्विन पे तो रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर गया, 0 केल्विन चला गया, तो एट 0 केल्विन रेजिस्टिविटी विल टेंड टू इंफिनिटी। रेजिस्टिविटी अगर इंफिनिटी को टेंड कर रही है मतलब रेजिस्टेंस इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, मतलब ऐसा मटेरियल कभी करंट फ्लो नहीं करवा पाएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा ना कि कंडक्टर की तरह, मेटल नहीं बनेगा। ये क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन, द कंट्रीब्यूशन ऑफ रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशंस मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स टू इंटेंसिटी ऑफ एन ईएम वेव इज। अगेन कंसेप्चुअल बात, ईएम वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट करता है। या इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, इंटेंसिटी के अगर हम फॉर्मूले की बात करें आइडियली तो वो बनता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूशन इन इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड है यहां ई नॉट, और मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूशन होती है बी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नॉट सी। ये दोनों एकदम बराबर होते हैं, क्यों, क्योंकि ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट होता है, जो मैक्सवेल थ्योरी से डिराइव होता है, मैक्सवेल्स इक्वेशन से, और सी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। इन सारी बातों को अगर हम क्लब करते हैं, इस इक्वेशन में देखते हैं तो ये बनता है
अगर मैं इस फॉर्मेट में समझना चाहूं तो यहां पे ऐसे बोल सकता हूं, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करोगे तो एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वेयर जो बनता है वो बी नॉट स्क्वेयर अपॉन म्यू नॉट के बराबर बनता है। मतलब ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है ये दोनों एकदम आइडेंटिकल बनती हैं, दोनों सेम हो जाती हैं, जिसकी वजह से इंटेंसिटी का फॉर्मूला या तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाले इस फैक्टर का डबल बोल देते हैं या इस फैक्टर का डबल, दोनों में से कोई एक लगाना होता है, या तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी या 1/2 बी नॉट स्क्वायर सी बाय म्यू नॉट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी। कंट्रीब्यूशन दोनों की इक्वल है 1:1, जो कि ध्यान रखना है अपने को। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, डाउट्स क्लियर हुए होंगे, कंसेप्ट समझ में आए होंगे जहां जहां दिक्कत है। बाकी एग्जाम्स देते रहो बच्चों। ऑल द बेस्ट फॉर CUET एग्जाम। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।